का हो हमारे बच्चा पार्टी का हाल चाल बानी। आई होप आप लोग का हाल चाल ठीक होगा। आधा इंग्लिश हो गया, आधा हिंदी हो गया, आधा भोजपुरिया हो गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से डिस्क्लेमर दे देता हूँ। देखो यार, मैं नाखून काट रहा था ना, तो ये नाखून मेरा बहुत ज़्यादा कट गया था, इस वजह से ना मेरे को लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो बेटा मेरा फिर जो राइटिंग है थोड़ा ख़राब होगा। अगर कोई बच्चा मेरा बेइज्जती किया तो फिर मैं उसका बेइज्जती कर दूंगा, यानी कि उसकी खिंचाई कर दूंगा। मेरी राइटिंग की खिंचाई कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं। 5.1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। और फिर आज के जो वीडियो मैं बनाऊंगा, जो इसके नोट्स रहेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के पास और समझते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। देखो, आपने अगर एक्सरसाइज 5.1 हल्का से भी सॉल्व किया होगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ए का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है। अगर नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने ना ही हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है और ना ही एक्सरसाइज 5.1 का वीडियो देखा है। तो बेटा कोई ना कोई एक वीडियो देख लो, ताकि तुमको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए, तभी तुमको ये एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है। तो उनका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर में भी मिल जाएगा, आई बटन में। तो ए का मतलब है हमारा फर्स्ट टर्म, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, और ए एन जो है वो nth टर्म है किसी भी एपी का। अब एन क्या होता है वो जल्दी से मैं समझा देता हूँ। कोई भी हमारा श्रेणी दिया हुआ है, कोई भी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, जैसे पहला नंबर 7 है, दूसरा नंबर हमारा 10 हो सकता है, तीसरा नंबर कुछ और हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस डी है। डी का मतलब ये होता है कि जो दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, यानी किसी भी श्रेणी में, किसी भी एपी में जो दो नंबर्स हैं हमारे अगल बगल के, उनके बीच का डिफरेंस हमको बस बताना रहता है। जैसे दूसरे वाले में से पहले को माइनस करूंगा तो कितना निकलेगा, तीसरे से मैं दूसरे को माइनस करूंगा तो कितना निकलेगा, चौथे वाले नंबर से मैं तीसरे वाले नंबर को माइनस करूंगा तो कितना निकलेगा, उसको डी कहा जाता है, यानी कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। एन का मतलब है कि हमारा आठवां वाला नंबर, आठवां वाला जो नंबर आएगा हमारे श्रेणी में, हमारे एपी में जो आठवां नंबर आएगा वो कौन सा है, तो हमको एन का मतलब वो होता है। और ए एन का मतलब कि उस आठवें पद पे, यानी कि आठवें वाले नंबर का वैल्यू कितना है। जैसे कि पहला वाला जो नंबर है, फर्स्ट जो नंबर है, तो वो हमारे पास 7 दिया हुआ है। अगला जो नंबर होगा वो जाहिर सी बात है 10 है, क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस का मतलब कि अगले नंबर से पिछले को माइनस करोगे तो 3 निकल करके आएगा, यानी कि अगला नंबर 10 ही होगा, और तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। 10 में से 7 माइनस करते तभी 3 आता है। उसके बाद तीसरा वाला जो नंबर होगा वो हमारा 13 होगा। तो यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि आठवां वाला जो नंबर है ना, उसका वैल्यू कितना है। ए एन का मतलब कि हमारे पास जो आठवां नंबर आएगा वो कितना निकल करके आएगा, और इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो बहुत आसानी से फॉर्मूला यूज करके तुम निकाल सकते हो। और यहाँ पर अपने को ए एन निकालना है, सेकंड वाले में अपने को डी निकालना है, तो उसी फॉर्मूला यूज करके अपन डी निकाल सकते हैं। थर्ड वाले में अपने को ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर अपने को ये बोल रहा है फोर्थ वाले में कि एक श्रेणी है जिसमें पहला नंबर ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, और हमको वो नंबर बताओ, वो वाला प्लेस बताओ उस श्रेणी का, उस एपी का वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 3.6 लिखी हुई होगी। तो हमको वो चीज़ यहाँ पर बताना है। और इसी तरीके से लास्ट में अपने को ए एन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर मैं जब फॉर्मूला लगा करके डिटेल में सॉल्व करूँगा तो तुमको एक ही बार में समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। चलो मैं कॉपी में सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो फॉर्मूला क्या है, कभी भी अगर अपने को ए एन का वैल्यू निकालना है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला है ए प्लस में एन माइनस 1 डी। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम इजीली याद कर सकते हो। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इन सारी चीज़ों को तुमको समझाया भी था। अब ए का वैल्यू अपने को 7 दिया हुआ है, डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और एन का वैल्यू 8 दिया हुआ है। सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारा ए एन का वैल्यू निकल जाएगा। पहले क्वेश्चन में ए एन का ही वैल्यू पूछा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए एन इक्वल टू, या फिर तुम लोग इसको ए 8 भी लिख सकते हो कि हम लोग 8th वाला जो नंबर है ना वो निकाल रहे हैं। तो ए एन इक्वल टू हमारे पास ए का वैल्यू कितना है, 7 है, प्लस में एन माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 हो जाएगा, और डी का मतलब कि हमारा 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में यहाँ पे डी दिया हुआ है। तो हम लोग को निकाल कौन सा रहे हैं, हम लोग ए 8th निकाल रहे हैं। ध्यान रखना ना कि हम लोग 8वां वाला नंबर का वैल्यू निकाल रहे हैं, कि इस श्रेणी में जहाँ पर हमारा 7 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर 16 आएगा, उसमें 8वें वाले नंबर पर कौन सा नंबर आएगा ये अपन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 7 प्लस में ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 3, तो यहाँ से 7 3 जा 21, और 21 में 7 को ऐड कर दूंगा मैं तो 28 आ जाएगा। इट मीन्स कि 8वां वाला जो हमारा नंबर होगा वो हमारा 28 होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा पहला नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट होगा। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में बोला क्या गया था, और इन सब चीज़ों का मतलब समझ में आएगा। मेन है बेसिक क्लियर होना। बेसिक नहीं क्लियर रहेगा बेटा ना, एग्जाम में तुम रट के जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बेसिक जरूर क्लियर रखना। इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार जरूर देख लेना ना यार। चलो अब हम लोग जो सेकंड पार्ट है ना इसको बनाते हैं, ताकि तुमको और चीज़ें से समझ में आ जाए। तो सेकंड वाले में देखो ए का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, और ए एन का भी वैल्यू दिया है। बताओ तो क्या मिसिंग है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डी मिसिंग है, अपने को डी का वैल्यू निकालना है। तो अब अपन फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, ए एन वाला ही, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। ए एन का वैल्यू 0 दे दिया है, इसके बदले में 0 लिख लो, कुछ नहीं करने का। इक्वल को साइड में ए प्लस में है, तो ए हमारे पास है माइनस का 18, और फिर प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस का 1, और डी के बदले में हम अपन डी ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा माइनस से, फिर काम करते हैं इस स्टेप में ना, -18 को इधर ही ले आते हैं, ज़्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाते हैं फालतू में। तुम लोग अब बच्चे तो रहे नहीं, इतने स्टेप में सीखोगे। -18 को हमने इधर ले आया, प्लस 18 हो गया। यहाँ पर 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई डी
से हो रहा है। अब अपने को तो 9 की वैल्यू डी की वैल्यू चाहिए, तो 9 को अपन क्या करेंगे, इसके पास ट्रांसफर कर देंगे, तो 18 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल क्वेश्चन में डी आ गया, तो 2 इक्वल टू डी हो जाएगा इसका आंसर। डी इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू डी, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा डी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा और ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड वाले में देखो बेटा ए का वैल्यू निकालना है और बाकी सारी चीज़ों का वैल्यू दिया हुआ है। फॉर्मूला एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। मैं बार बार फॉर्मूला इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि तुमको फॉर्मूला एकदम दिमाग में फिट हो जाए। एग्जाम में भी रात में भी अगर तुमसे कोई पूछे ना, तो मैं सॉरी आँख बंद करे में भी अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम आँख बंद करे बिना सोचे समझे जवाब दे सको। तुमको फॉर्मूला ऐसा याद होना चाहिए क्लास 10th के लिए। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं ताकि हमारा आंसर भी फटाफट आ जाए। ए एन का वैल्यू -5 दिया हुआ है, -5 लिख लो। दर्द तो दे रहा है यार उंगली में, लेकिन क्या बताऊँ मैं, कोई बात नहीं, राइटिंग बनाना भी है थोड़ा अच्छा सा। यहाँ पर हो जाएगा 18 -1 और डी के बदले में हमारे पास दिया हुआ है -3, तो ये हो गया तुम्हारा -5 इक्वल को साइड में ए प्लस में ये हो जाएगा 17 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -51 बना लेगा उसको, 17 3 51, ये -51 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो -5 प्लस 51 इक्वल को साइड में ए आ गया, यानी कि ए की जो वैल्यू होगी यहाँ पर माइनस होकर के 46 निकल करके आ जाएगी, क्योंकि बड़े नंबर प्लस की साइन है तो प्लस वाला 46, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल गया 46। अब बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। सॉरी ये लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट है, लेकिन फोर्थ वाले क्वेश्चन में यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बस डेसिमल को देख के, जबकि मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया कि डेसिमल वाले में बस एक काम करना, अगर तुमको डर लगता है ना, अपनी स्पीड को हल्का सा स्लो करना, बाकी डेसिमल भी नॉर्मल ही तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, जैसे तुम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व होगा, बस स्पीड हल्का सा स्लो करना, तो गलती होने के चांसेस पूरे खत्म हो जाएंगे। ये हमारा हो गया, फॉर्मूला लगा लेते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन -1 डी वाला, और इसमें हम लोग को निकालना क्या भैया, तो इसमें अपने को एन की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारे वैल्यूज तुमको दिख रहा दिया हुआ है। ए एन कितना दिया हुआ है, तो 3.6 दिया हुआ है सर जी। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, माइनस का 18.9 दिया हुआ है, प्लस में n-1 इसको रहने दो ऐसी इज्जत के साथ, डी के बदले में लिख दो 2.5। पहले तो एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, 3.6 में प्लस कर दोगे 18.9 को, इक्वल क्वेश्चन में हमारे पास n-1 है और मल्टीप्लाई में 2.5 है, इन दोनों को ऐड करो बच्चा लोग, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 22.5। मैंने कुछ कैलकुलेशंस पहले इसीलिए कर लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और तुम बोर ना हो जाओ। अब मैं 2.5 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22.5 डिवाइड बाई में 2.5। इसको सॉल्व करने का बहुत सारे बच्चों को तरीका पता होगा, जिन बच्चों को पता नहीं उनको बता देता हूं कि अगर तुम डेसिमल वाले को कट करने में डरते हो तो सिंपल से काम करो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो। जब ऊपर नीचे तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा ऊपर में भी 225 बन जाएगा और नीचे में भी 25 बन जाएगा, है ना। 10 से हमने क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट था, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो दोनों में से एक डिजिट डेसिमल बाहर चला गया तो पूरा नंबर बन गया। इक्वल के साइड में n-1 है वो तो रहेगा ही। यहाँ पर से 22 का टेबल, सॉरी 25 का टेबल जब तुम पढ़ोगे या फिर 5 से जिससे भी कट करना चाहो तो 9 टाइम पे तुम्हारा ये पूरा कट हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू n-1 आ रहा है। अब इस -1 को इधर ले आओ तो 9 प्लस में 1 हो जाएगा और इक्वल के साइड में n आ गया, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो 10 हो जाएगी। तो देखा तुमने कि कितना आसान था, मैंने बस कैलकुलेशंस पहले किए हुए थे, इसीलिए मेरा थोड़ा सा 30 सेकंड का लो समय जो है ना कम लगा होगा, तुमको 30 सेकंड ज़्यादा लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो डेसिमल देख के घबराना मत एग्जाम में। चलो एक लास्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, वो तुमको मैं होमवर्क दे करके जाता हूँ, बाकी मैं उसको भी थोड़ा सा हिंट कर ही देता हूँ। तो देखो फिफ्थ वाले में ए का वैल्यू 3.5 दिया हुआ है, डी का वैल्यू 0 दे दिया और एन का वैल्यू 105 दिया हुआ है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुमको अभी आंसर पता चल गया होगा कि ए एन का वैल्यू कितना होगा, तो ए एन का वैल्यू भी 3.5 होगा। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, मैं एक बार हल्का सा डिटेल में समझाता हूँ, बाकी बात तुम्हारा होमवर्क रहेगा। यहाँ पर हमारा डी का वैल्यू 0 का मतलब ये हुआ बेटा कि हमारा कॉमन डिफरेंस 0 है, यानी कि पहला वाला नंबर और दूसरे वाले नंबर के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जो पहला नंबर है वही दूसरा नंबर भी है, तभी तो पहले नंबर में से दूसरे को माइनस करोगे तो पूरा 0 निकल करके आएगा। अगर दोनों के बीच कोई डिफरेंस रहता तो ये मान लो बाद वाला नंबर अगर ज्यादा रहता है, जैसे 3.5 है, अगला वाला अगर 4.5 रहता तो 4.5 में से 3.5 माइनस करते तो डी का वैल्यू 1 निकल करके आता है। लेकिन डी का वैल्यू 0 का मतलब ही यही है कि सारे नंबर सेम टू सेम है। तो तुम जब 105वां वाला नंबर देखोगे, 105th नंबर में जब तुम पहुंचोगे काउंट करते करते, पहला वाला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, वैसे जब तुम 105 नंबर पहुंचोगे तो भी तुम्हारा वहां पर 3.5 ही मिलेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो हमारा 0 है, तो हर नंबर क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे। तो 3.5 3.5 3.5 यही हमारा सीरीज चलेगा। निकालना कैसे है, तो वही फॉर्मूला लगाना, सेम टू सेम निकल जाएगा, 3.5 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के पास। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एमसीक्यूज के फॉर्म में चीज़ों को बना करके दिया हुआ है, सॉल्व उसी तरीके से करेंगे, बस लास्ट में आंसर जो है उसको टिक मारना है या फिर ये बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30th टर्म ऑफ एपी, एक एपी दिया हुआ है अपने को, इसमें बोल रहा है कि जब 30 नंबर का जब हमारा नंबर मिलेगा तो वो कौन सा नंबर होगा, 30th वाला जो टर्म होगा हमारा वो कौन सा होगा ये बताना है। उसी तरीके से इस वाले एपी में 11th नंबर में कौन सा टर्म मिलेगा, यानी कौन सा नंबर मिलेगा अपने को ये बताना है। कुल मिलाकर के ए एन की वैल्यू निकालनी है, अपने को ए भी दे दिया है, अपन कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं माइनस करके, और अपने को n का वैल्यू भी दे दिया। 11th का मतलब n जो है वो 11 है, 30 मतलब n का वैल्यू 30 है, बस अपने को en का वैल्यू निकालना है। चलो फटाफट वही फॉर्मूला से लगाते हैं।
तो देखो ये हमारे ए पी था, ए का वैल्यू जैसे तुमको बताया मैंने पहला वाला टर्म 10 है, डी का वैल्यू के लिए इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको कर लो, दोनों में सेम ही आंसर -3 आएगा। और हमसे बोल रहा है कि 30वां वाला नंबर बताइए कौन सा होगा, 30th टर्म बताइए कौन सा होगा, तो एन का वैल्यू हमारे पास 30 हो गया। फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 डी वाला। हमको क्या निकालना है भैया, A30 निकालना है, तो यहाँ पर A30 ऐसे भी लिखा जाता है, चीज़ों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। A का वैल्यू यहाँ पे 10 रख लो, प्लस में N हमारे पास कितना है, तो N हमारे पास है 30 माइनस में 1 और D का वैल्यू हमारे पास -3 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा सर जी, हो जाएगा 10 प्लस में 29 मल्टीप्लाई में -3। तो पहले तो मुझे 29 से 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल, तो ये तुम्हारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में और ये माइनस में है। और जब मल्टीप्लाई करो तब तुमको बड़ा नंबर नहीं देखना है, ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ जो तुमको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता रहता। इसका मतलब कि A30 का जो वैल्यू होगा वो -77 होगा, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन में दिया बेटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो सेकेंड वाले में ये AP दिया हुआ है, जहाँ पर A की वैल्यू तुमको दिख रही होगी -3 है। मेरे को N पहले लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि N का वैल्यू दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, 11th टर्म हमसे पूछा तो N का वैल्यू 11 हो गया। D हमको निकालना है, तो आप इसमें से इसको या फिर इसमें से इसको माइनस करो, तुम्हारा D निकल जाएगा। मैं इसमें से इसको कर देता हूँ क्योंकि फिर मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से मैं 2 में से माइनस करूँगा अगर -1/2 को, तो भी मेरा आंसर आएगा, और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो भी वही आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। इसको मैंने ऐसे इसलिए किया ताकि मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो मेरे को दिक्कत ना हो कुछ। तो यहाँ से ये 2 2 जा 4 और 4 में 1 को प्लस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका है इसका, इसे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले को ऐड कर दो। तो D का वैल्यू 5/2 आ गया। अब अपन AN का वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट यहाँ से, AN इक्वल टू A प्लस में n-1D, फॉर्मूला लग जाए फटाफट। तो ये हो गया हमारे पास, A11 का वैल्यू निकालना है, A का वैल्यू -3 है, N का वैल्यू 11 - 1 है और D का वैल्यू हमारे पास 5/2 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे साइन लगाओ तो भी है, ठीक है, नहीं लगाओ तो ब्रैकेट लगा ही दियो तो कोई दिक्कत नहीं है। -3 हो जाएगा, ये फिर हमारे पास प्लस का 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों है मल्टीप्लाई में, यानी कि पहले इनको सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो मैं 2 से इसको कट कर देता हूँ, 2 को 5 टाइम पे हमारा 10 कट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -3 और 5 5 जो हो जाएगा 25 प्लस का, तो यहाँ की A11 की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी आपकी 22 ना, हाँ 22 आ गई। और 22 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया है बबुआ, कहाँ गया ऑप्शन नंबर, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे, इसे मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व सेकंड वाले का। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसी तरह से प्यारे प्यारे क्वेश्चन से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं उसमें मिसिंग टर्म आपको बताने हैं, आराम से बन जाएगा। आपको जो बस ये जो फॉर्मूला में बताया ना उसी फॉर्मूला का यूज़ करना है और ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। और आपको जो 5.1 में मैंने चीज़ें सिखाई थी ना, वो चीज़ें भी अगर आपको पता रहेंगी तो आप और आसान तरीके से इसको बना सकते हो, और मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके सिखाता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन से तुम्हारा बेसिक डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर 2 है, फिर एक बॉक्स बना हुआ है, फिर 26 है, यानी कि अपने को सेकंड वाला नंबर पता करना है। देखो यार सेकंड नंबर पता करने के लिए अगर अपने को यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पता होता ना, D का वैल्यू पता होता, तो हम लोग आसानी से बता सकते थे कि सेकंड नंबर कौन सा होगा। मान लो कि कॉमन डिफरेंस 5 निकल करके आ गया, यानी कि इस नंबर में से इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि यहाँ पर 7 होगा, तभी तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। मतलब एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, D की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर जी, उसके लिए तो अपने को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करो, तुम लिखो यहाँ पर, ये तुमको पहला टर्म दिया हुआ है, जो दिया हुआ है A का वैल्यू अपने को 2 दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं पहला वाला टर्म को A बोलते हैं। ये तुमको तीसरा वाला टर्म दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि एक तरह से कह लो कि AN में तुमको A3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 26। हम लोग AN निकालते थे ना, और यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर दिया हुआ है यानी कि A3 दिया हुआ है, और A3 की वैल्यू कितनी है सर जी, तो 26 है। और यहाँ पर यानी कि जो 26 है ये हमारे पास तीसरा वाला नंबर है। N का जो वैल्यू है इसका मतलब कि वो हमारा कितना होगा, 3, N का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। इसको मैं लिख ही देता हूँ कि हमारे पास ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए n इक्वल टू हमारा 3 होगा। इस वाले जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तब वहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर इसको मत ही लिखो, फिर नहीं तो कंफ्यूज हो गया कि सर ये 3 कौन सा नंबर आप ले रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं an इक्वल टू a प्लस में n-1d, ये हम लोग जानते हैं। हमको पता है कि an कौन सा नंबर हम लोग ले रहे हैं, तीसरा वाला नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ पर अपन an के बदले में 26 ले लेंगे। उसके बाद a का वैल्यू अपने को 2 पता ही है, उसके बदले में 2 लिख लो। n कौन सा है, तो हमने पहला दूसरा तीसरा नंबर लिया, तो n के बदले में 3 लिख लो, और फिर माइनस का 1 कर दो और मल्टीप्लाई में d कर दो। यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा और d निकल जाएगा तो सेकंड वाला नंबर निकल जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 26 इक्वल टू साइड में 3 में से 1 माइनस हुआ तो हमारे पास 2 आएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई में हमारा d आ गया। तो अब मैं यहाँ पर से एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या दादा,
हाँ हाँ, एक सेकंड, मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैं इसको कहाँ से 2+2 कर दिया भाई, मैं बॉड मास का रूल नहीं लगा रहा हूँ क्या, ये तभी मैं बोलूँ कि थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, फिर तो इधर जाकर के कटेगा ही नहीं, फ्रैक्शन कैसे आ जा रहा है, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए था डी का। तो देखो यहाँ पर मैं गड़बड़ ये कर रहा था कि ये 2 हो गया प्लस में ये 2d ना बनाएगा मेरा भाई, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको इसके साथ थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं, हमारे बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा तो 2d बन जाएगा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर के। अब इस 2 को पहले मैं इधर लेकर के आऊँगा तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 26 में से 2 माइनस होगा और उधर उस साइड में हमारा 2d है तो ये मेरा 24 बन गया। और इस 2 को अब मैं इधर लेकर के आऊँगा तो डिवाइड में 2 होगा, तो यहाँ से मेरी d की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी 12, d का वैल्यू 12 निकल करके आ गया। अब तुम्हारा काम आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, हम लोग क्या जानते हैं कि देखो हमको निकालना है a2, हमको क्या निकालना है a2 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, दो तरीका है इसका, मैं दोनों तरीके तुमको समझा देता हूँ। एक तो हमारा फॉर्मूला वाला तरीका है a प्लस में n माइनस 1d, ये फॉर्मूला तरीका है कि यहाँ पर मैं a का वैल्यू पुट करूँगा 2, फिर हम लोग सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो 2 माइनस 1 करेंगे और d का वैल्यू हम लोग 12 रखेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस में 2 में से 1 माइनस हो तो 1 और 1 का 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 ही आएगा, यानी कि यहाँ से हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, 14 निकल करके आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, कभी भी अगर तुमको कोई भी टर्म निकालना है और तुमको उसके पहला वाला टर्म भी पता है और डी का वैल्यू भी पता है तो तुम उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मैंने चीज़ तुम लोगों को पहले वाले एक्सरसाइज में सिखाया था या कह लो इंट्रोडक्शन में सिखाया था कि पिछले वाले में अगर डी को प्लस करोगे तो तुम्हारा अगला वाला नंबर निकल जाता है। मान लो तुमको अगर a3 निकालना रहता तो तुम a2 में d को प्लस कर देते, अगर तुमको a4 निकालना रहता तो तुम a3 में d को प्लस कर देते। अगर पिछला वाला पता है तब हम लोग ये तरीका यूज़ करते हैं, अगर नहीं पता है पिछला वाला तो फिर हम लोग फॉर्मूला तो है ये हम लोग के पास बनाया है ना। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों को नोट्स में पता चले कि यहाँ पर मैंने दो आंसर अलग अलग नहीं निकाले हैं, बस हमने मेथड्स अलग अलग यूज़ किया है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। और एग्जाम के लिए दोनों मेथड सही है, ये नहीं कि तुमको फॉर्मूला लगा करके बनाना है, तुम इससे बनाओगे तो जल्दी आ जाएगा। देखो a2 इक्वल टू हो जाएगा, a1 हमारे पास 2 दिया हुआ है पहला वाला नंबर और d हमारा 12 दिया हुआ है, तो a2 का वैल्यू देखो डायरेक्ट 14 आ गया, तो एग्जाम में इससे टाइम भी बचेगा थोड़ा सा, इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ तुम लोग कर सकते हो एग्जाम में। ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, तुम्हारे यहाँ से बेसिक क्लियर हो गया है, अब तुम लोग इसके सेकंड पार्ट को बनाओ ताकि तुम्हारा एडवांस भी क्लियर हो जाए। तो सेकंड वाला में क्वेश्चन देखने के बाद बच्चे लोग बोलते हैं सर जी पिछले बार तो हमारे पास पहला टर्म था तो हमने बना लिए, अब तो यहाँ पर पहला टर्म ही गैप कर दिया है और ना ही हमको कॉमन डिफरेंस कहीं से दिख रहा है, तो कैसे बनाएंगे। तो इसका भी तरीका है, टेंशन नहीं लेने का, सारे समस्याओं का समाधान दुनिया में अवेलेबल है, बस ढूंढना चाहिए। हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला टर्म तो नहीं है लेकिन हमारे पास a2 का वैल्यू दिया हुआ है। a2 का वैल्यू कितना दिया है सर जी, 13 दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं कि a2 का अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यही होता है an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1d। तो बस इसी फॉर्मूला में मैं चीज़ों को पुट कर दूंगा। देखो किस तरीके से, a2 का वैल्यू हमारे पास 13 है तो मैं यहाँ पे 13 लिखूंगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इक्वल टू साइड में a लिखूंगा प्लस में n मतलब कि सेकंड टर्म, ये हमारा क्या है सेकंड टर्म है ना, a2 मतलब कि सेकंड वाला नंबर, तो n के बदले में मैं 2 लिखूंगा माइनस में 1, d के बदले में d रहने दूंगा। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 13 इक्वल टू साइड में a प्लस में 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आएगा, 1 का d से मल्टीप्लाई होगा तो d आ जाएगा, तो 13 इक्वल टू a प्लस डी आ गया। इसको तुम ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब तुम देखो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व करने वाले हैं, कैसे करेंगे अभी आगे समझ में आएगा। हमने a2 का वैल्यू लिखा था, अब उसी तरीके से ये फोर्थ नंबर में आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि a4 का वैल्यू दिया हुआ है। a4 का वैल्यू कितना है भैया, तो हमारे पास 3 है, तो यानी कि यहाँ पर से हमारे पास जो 3 है वो इक्वल हो जाएगा a प्लस में फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 डी का, ठीक है ना, ये हमारे पास फोर्थ टर्म था इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4 लिखना, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू a प्लस में 3d, यानी कि 4 में से 1 माइनस हो कितना आएगा 3 आएगा, तो 3d हो गया। ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन बन गया। दोनों को आपस में सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के लिए मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरा सेकंड में से थर्ड को या फिर जो भी कर लो, चलो मैं सेकंड में से ही माइनस कर देता हूँ फर्स्ट वाले को, तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर 3 नीचे में हमारा 13 लिखेंगे, इक्वल टू साइड में a प्लस में 3d है और इधर हमारे पास a प्लस में d है। जब मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने सब शॉर्टकट में इस तरीके से लिखा, तुम एग्जाम में डिटेल में लिखना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिखते रहना, मैं टाइम बचा रहा हूँ अपना भी तुम्हारा भी, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ से तुम्हारा ये माइनस होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 10, यहाँ पर तो ये प्लस माइनस हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का नहीं यार, ये तो डी हमारा छोटे नंबर में से माइनस का है, बड़े में प्लस है, तो ये प्लस का 2d बन जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 5, 2 को इधर भेजोगे तो माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू d है, तो d का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 5 निकल कर क्या आ गया। d का वैल्यू अगर पता चल गया तो तुम्हारा सारा काम बन गया। अब तुम लोग यहाँ पर से a का वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू के लिए मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर देता हूँ, d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 13 इक्वल टू साइड में a प्लस डी है तो a प्लस में माइनस का 5 हो जाएगा, इस माइनस की 5 को इधर ले आओ तो 13 प्लस में 5 इक्वल टू a आ गया, यानी कि a की जो वैल्यू है वो 18 आ गई। तो पहला वाला जो टर्म है वो तो हमको पता चल गया, पहला वाला बॉक्स फिल हो गया। अब हमको थर्ड वाला टर्म निकालना था, थर्ड टर्म आराम से निकाल लेंगे हम लोग, जैसे मैंने तुमको तरीका बताया था कि a3 अगर निकालना है तो सिंपली a2 में d को प्लस कर दो। तो a2 कितना है हमारे पास 13 दिया ही हुआ है, देखो यहाँ पर
A2 का वैल्यू 13 दिया है ना सेकेंड वाले का, और D हमारे पास कितना है तो माइनस का 5 है। तो ये हो गया तुम्हारे यहाँ से 13 माइनस 5 इक्वल टू साइड में 8। यानी कि तुम्हारे पास जो दो नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो पहला वाला जो तुम्हारा नंबर होगा यहाँ पर वो 18 होगा, और दूसरा वाला जो नंबर होगा वो हमारा 8 होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अब एडवांस भी चीज़ें समझ में आने लगी होंगी कि अगर ए का वैल्यू नहीं दिया है तो भी तुम क्वेश्चन को बना सकते हो, बस थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके। चलो अगला क्वेश्चन बनाएं। सो थर्ड वाले में हमें पहला वाला टर्म दिया हुआ है और लास्ट का टर्म दिया हुआ है, बीच के दो टर्मों को पता करने हैं। तो सबसे पहले तो पहला टर्म दिया हुआ है तो अपना आसानी से यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग लिखेंगे कि भैया जी ए का जो वैल्यू है यानी कि पहला जो टर्म है वो 5 है, और हमारे पास फोर्थ वाला नंबर दिया हुआ है यानी कि A4 की जो वैल्यू है वो दी हुई है 9 एंड 1/2। इट मीन्स कि हमारे पास 9 एंड 1/2 जो है वो क्या है, वो हमारा A प्लस में n-1d है ना, और n कितना है भैया हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर आप लोग इसको सॉरी 9/2 1/2 मत लिखो, पहले A4 ही लिख लो कि भाई हमारा फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पर तुम लिख दो कि 9 एंड 1/2 जो है ना वो हमारे पास A का वैल्यू हो जाएगा 5, और प्लस में n जो है वो 4 - 1 हो जाएगा, और d यहाँ पर रखा जाएगा। तो d की वैल्यू निकल जाएगी इजीली। सबसे पहले इसका इसे मल्टीप्लाई करके ऊपर में ऐड कर दो, 9 2 18 और 1 हमारे पास हो जाएगा 19, यानी कि 19 डिवाइड बाई 2 आ गया, इक्वल के उस साइड में हमारे पास या फिर इस 5 को भी इधर ही ले आओ तो माइनस का ये 5 भी हो जाएगा, एक ही बार में इकट्ठे काम चलेगा। यहाँ पर हमारा 3d बचेगा तो इसको 3d को उतार दो। अब इसका तरीका क्या है, इससे इसका मल्टीप्लाई करो और ऊपर में माइनस कर दो, तो 2 5 जा 10 होगा, 19 माइनस 10 करोगे तो तुम्हारा 9 आ जाएगा, तो 9 डिवाइड बाई 2 इधर बन गया, और ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के नीचे हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में केवल d बच जाएगा। 3 3 जा 9 हो गया, तो 3/2 जो है वो हमारी d की वैल्यू निकल करके आ गई। अब d की वैल्यू निकल करके आ गई है तो तुम इजीली d2 यानी कि ये जो सेकंड वाला नंबर है वो सॉरी d2 बोल रहा हूँ, a2 जो है हमारा सेकंड वाला नंबर वो आराम से निकाल सकते हो। उसके लिए अपने को क्या करना है, जो हमारा पहला टर्म a1 है उसमें d को ऐड कर देना है। तो a1 हमारे पास 5 है, उसमें 3/2 को ऐड कर दो, तो ये तुम्हारा 5 दूनी 10 और 3 13 यानी कि 13/2 आ जाएगा। और इसी तरीके से a3 निकालना है, थर्ड वाला टर्म निकालना है, तो उसके लिए a2 में अपन d को ऐड कर देंगे। तो a2 हमने 13/2 निकाल लिया, उसमें d को ऐड करेंगे जो कि हमारा 3/2 है, तो नीचे में 2 उतार दो और ऊपर में ऐड करके लिख दो 16, यानी कि 16/2 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। और ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसको चाहो तो मिक्स में कन्वर्ट कर भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करो तो भी चलेगा। ये हमारे इम्प्रॉपर में आंसर है। तो 13 नंबर का कंप्लीट, सॉरी 13 बोल रहा हूँ, थर्ड नंबर का कंप्लीट। अब बनाते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट। अच्छा ये कट रहा तो इसको आप काट भी सकते हो, यहाँ पर इसको आप 8 लिख सकते हो। ये वाला तो बाकी हमारे पास मिक्स में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो फिर इतना भी चलेगा। ओके बच्चे लोग, नेक्स्ट वाले में हमें पहला टर्म दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास ये वाला टर्म दिया है। कौन से नंबर में है, तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स वाला टर्म अपने को दिया हुआ है। अपन लिख लेते हैं कि a की वैल्यू -4 है, और यहाँ से अपन a6 का वैल्यू भी लिख लेते हैं कि a6 हमारे पास 6 दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास a प्लस में 6 - 1d का जो वैल्यू है वही अपने को 6 दिया हुआ है। a का वैल्यू अपने को -4 पता है, प्लस में यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5d है ना, 6 में से 1 माइनस होगा तो 5d आ जाएगा, इक्वल को साइड में 6 है, ये -4 उधर जाकर के प्लस का 4 हो जाएगा तो 10 बना देगा, तो 5d की जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगी, है ना, समझ में ना। ये -4 उधर गया और प्लस बन गया तो 6 + 4 10 आ गया, तो d की जो वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 को जब अपन इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और 10 / 5 = 2 हो जाएगा। तो d का वैल्यू 2 निकल गया। अब जितने भी है ना सबको निकाल दो। जैसे कि हमारा सेकेंड वाला टर्म निकालना है तो सिंपली हम लोग a1 + d करेंगे, शॉर्टकट जो हमारा तरीका है। तो a1 हमारे पास -4 है और d हमारे पास 2 है, तो ये बन जाएगा -2, यानी ये वाला जो नंबर है ये -2 है। उसी तरीके से a3 निकालना है तो बस a2 में अपन प्लस कर देंगे d को, इसी तरीके से सब में करेंगे। तो a2 हमारे पास -2 है और उसमें d प्लस कर देंगे 2, तो +2 - 2 = 0 हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म हमारा 0 है। उसी तरीके से a4 निकाल दो, a5 निकाल दो, है ना, ये वाला और ये वाला टर्म। चलो ये सब तुम लोग को होमवर्क दे करके जाता हूँ मैं, थोड़ा मोड़ा काम जरूरी से खुद से करना, ताकि ये तुम लोग का आदत ना बिगड़ जाए, नहीं तो फिर मेरा सब देख देख के उतारोगे ना तो फिर आदत बिगड़ जाएगा और एग्जाम में भूलने लगोगे। तो खुद से भी थोड़ा मेहनत जरूर करना। चलो अगला जो क्वेश्चन उसे बनाते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर तो हमें पहला टर्म दिया नहीं हुआ है, तो फिर से वही काम होगा, 2 इक्वेशन बनेंगे और वहाँ से हमारा a और d का वैल्यू निकल करके आएगा। तो अपन जल्दी से इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास a2 है ना, a2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 38 दी हुई है, यानी कि हमारा a प्लस में सिंपल अगर इसको मैं करना चाहूँ तो देखो इसको 2 तरीके से, या फिर चलो पूरा फॉर्मूले में लिख लेता हूँ मैं। a प्लस में 2 - 1d की जो वैल्यू है वही अपने को 38 दी हुई है ना, सेकेंड वाला टर्म, इसलिए मैं डायरेक्ट 2 लिख दिया हूँ, फॉर्मूला वगैरह बार बार नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, तो 1d आ गया, यानी कि a + d = 38 आ गया। इसको तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि ये सेकेंड वाला टर्म है, तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट वाले टर्म में d को प्लस करते हैं, तो बस a1 में d को प्लस करो तो 38 आएगा, तो ये पहला इक्वेशन बनेगा। और सेकेंड वाला इक्वेशन हमारे पास कौन सा टर्म है ये, तो 1 2 3 4 5 6, 6 वाला टर्म है, यानी कि a6 की वैल्यू है -22। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस में 6 - 1d इक्वल टू साइड में -22 है।
तो यहाँ से हमारा a प्लस में 5d की जो वैल्यू है वो माइनस की 22 आ गई। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं 2 में से माइनस कर दे रहा हूँ 1 को। देखो मैं डिटेल में स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तुमको लिखना पड़ेगा, ऐसे शॉर्टकट लिखो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे पास a प्लस में 5d है इक्वल टू साइन माइनस का 22 है, उसमें से माइनस करना है मेरे को a प्लस में d इक्वल टू साइन में 38 को। तो जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया कैंसिल। 5 में से d माइनस हुआ तो 4d आ जाएगा हमारे पास, और इधर हमारे पास ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस की लग जाएगी। 10 का 0 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 60। तो हमारे d का जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस का 60 डिवाइड बाई 4, यानी कि d की जो वैल्यू है वो यहाँ से माइनस की 15 निकल करके आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 15 4 60 होता है, 4 का टेबल 15 टाइम पढ़ोगे तो 60 आएगा हमारे पास। तो ये माइनस की साइन थी वो हमने उतार दिया, d का वैल्यू निकल गया। अब जितने भी टर्म से तुम सारे के सारे को निकाल सकते हो। पहले तो a का वैल्यू निकाल लो, पहला वाला जो टर्म था हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 38 था, तो मैं लिख देता हूँ कि d इक्वल टू माइनस का 15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा a माइनस में 15 इक्वल टू साइड में 30 का 8। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी तुम्हारी, इधर जा करके ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि 38 प्लस में 15। तो a की वैल्यू हो गई 8 का 8 5 13 का 3 हासिल आया 1, यानी कि 53 53 हो गया a का वैल्यू। ठीक है, पहला वाला जो टर्म था वो हमारा इतना निकल गया। अब बाकी टर्म तुम फटाफट निकाल सकते हो। a3 निकालना है तो सिंपली आप लोग a2 में d को प्लस कर दो, है ना। तो a2 हमारे पास दिया ही हुआ है 38, d हमने निकाल ही लिया है माइनस का 15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 में से 5 माइनस हो तो 3, और 3 में से 1 माइनस हो तो 2, तो 23 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद a4 भी निकालना है, a5 भी निकालना है। तो तुम लोग ये सब काम आराम से कर सकते हो। ये सब तुम लोग को मैं छोटा छोटा होमवर्क दे करके जा रहा हूँ। मेन जो काम था वो मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी काम तुम लोग का छोटा छोटा सा होमवर्क रहेगा, ताकि तुम लोग से क्वेश्चंस बनते रहे। ठीक है बच्चा लोग, तो ये हो गया 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आते हैं अपन अगले टाइप से क्वेश्चन में, थोड़ा सा नया टाइप से क्वेश्चन। बहुत सारे इस टाइप से क्वेश्चन तुमने बना लिया, मजेदार गेम जितने भी थे सब तुमने खेल लिया है। अब थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम में आ जाओ और इनको सॉल्व करके देखो। इसमें क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, यानी कि कौन सा टर्म जो है वो 78 में पहुंचेगा। यानी कि अपने को an का वैल्यू दे दिया है, अपने को n का वैल्यू पता करना है। चलो पता करते हैं। तो देखो ये हमारा AP दिया हुआ है, पहला टर्म है 3, d का वैल्यू निकालूंगा, इसमें से इसको माइनस करके तो 5 आ जाएगा। और हमसे बोल रहा है कि कौन सा जो टर्म है वो 78 होगा, यानी कि an की वैल्यू जो है हमको 78 दे दी गई है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि भैया an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस में n माइनस 1d। यहाँ से अपने को यही पूछ रहा है कि n जो है वो कौन सा नंबर है, तो an के बदले में 78 लिख दो, इक्वल टू साइड में 3 प्लस में n माइनस 1, और d के बदले में यहाँ पर 5 लिख दो। 3 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस में 3 इक्वल टू साइड में n माइनस 1, और 5 को ऐसे ही रहने दो फिलहाल के लिए, नहीं तो फालतू में मल्टीप्लाई करोगे फिर कॉमन लेकर के भेजना ही पड़ेगा ट्रांसफर, तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे सॉल्व कर लो। ये बन गया तुम्हारा 75। अब इस 5 को इधर ले आओ तो डिवाइड में 5 हो जाएगा, उधर हमारे पास n माइनस 1 बच जाएगा। तो ये कैंसिल करोगे तुम लोग तो 5 के टेबल में हमारे पास 15 टाइम पे आ जाएगा, यानी कि 15 इक्वल टू n माइनस 1 आ रहा है। इस 1 को इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस में 1, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो हमारी 16 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो 78 है ना वो 16th वाला टर्म होगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब देखो ये भी एक नया टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और जो पहला क्वेश्चन तुमने बनाया ना उसी टाइप से, बस उसको घुमा करके दिया हुआ है। कान को बोलते हैं ना, कान को सीधा पकड़ो या उल्टा पकड़ो, पकड़ाना तो कान ही है, बस वही वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि बताइए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, यानी कि ये जो एक AP दिया हुआ है जिसमें शुरू में 7 था, फिर 13 था, फिर 19 था, फिर बीच में बहुत सारे टर्म आए थे लेकिन उनको लिखा नहीं गया है, और लास्ट में जो टर्म आ रहा है वो 205 आ रहा है। और पूछ रहा है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक जो हमारे पास टोटल टर्म्स हैं ये कितने हैं। तो भैया अपने को इसका मतलब कि an का वैल्यू जो है ना लास्ट वाला टर्म अपने को ही दिया है, अपने को बस यहाँ से n निकालना। और सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर भी बस इसको मिक्स फ्रैक्शन वगैरह देकर के बच्चों को डराया जा रहा है, लेकिन डरने का बिल्कुल नहीं, बहुत इजीली बनेगा दोनों क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर हमने AP लिख लिया है, पहला टर्म 7 है, D की वैल्यू 6 है। और जैसे मैंने तुम लोग पहले भी समझाया, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि ये जो लास्ट वाला टर्म 205 है ना, हमको बस यही बताना है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है। पहले नंबर पे तो ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, फिर हो सकता है ये 10वें नंबर पे हो या 15वें नंबर पे हो। जो जिस नंबर पर भी ये पहुँचेगा लास्ट वाला टर्म हम बता देंगे कि भैया लास्ट वाला टर्म अगर 15वें नंबर पर है, इसका मतलब ये हुआ कि इस AP में टोटल 15 टर्म्स थे। तो बस अपने को यही पता करना है कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है, यानी कि ये n की वैल्यू निकालनी है। an का वैल्यू अपने को दे दिया है, तो बस पिछले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वही काम करेंगे कि भैया an इक्वल टू हमारे पास a प्लस में n माइनस 1 d वाला फॉर्मूला काम करेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 205 इक्वल टू साइड में हो जाएगा 7 प्लस में n माइनस 1, और d के बदले में 6 हो जाएगा। ये 7 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, जैसे तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो ये तुम्हारा 198 बना लेगा। मैं डायरेक्ट चीज़ों को लिख ले रहा हूँ ताकि टाइम बचे। अब पिछले क्वेश्चन में तुम लोग माइनस करके बता ही दिया था। इक्वल टू साइड में n माइनस 1 रहेगा और मल्टीप्लाई में 6 रहेगा। 6 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 198 डिवाइड बाई में 6 इक्वल टू साइड में n माइनस 1 रहेगा। इसको कट करोगे तो तुम्हारा 33 बना देगा। इक्वल टू साइड में n
-1 है, इस 1 को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 33 + 1, इट मीन्स n की वैल्यू जो है वो 34 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले AP में, जिस AP में हमने के पास लास्ट में 205 आ रहा था, इसमें टोटल जो होंगे वो 34 टर्म्स होंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा 34 नंबर पे 205 आ रहा है। तो बस ये हो गया पहला टर्म हमारा, यानी पहला पार्ट जो है 5th नंबर का, उसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। तो ये रहा सेकंड पार्ट, जहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है बीच में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट डी का वैल्यू निकालने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। ए का वैल्यू तो 18 दिख ही रहा है, डी का वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करो या फिर इसमें से इसको माइनस करो। तो हमने इसमें से इसको माइनस किया तो 15 एंड 1/2 था, इसको मल्टीप्लाई करके पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, तो 15 दूना 30 और उसमें 1 प्लस कर दोगे तो 31 हो जाएगा, यानी 31/2 हो गया, माइनस का ये 18 उतर गया। तो अब यहाँ पर से सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में माइनस की साइन है तो माइनस कर दो, तो 2 का टेबल 18 टाइम पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा, तो 31 - 36 यानी कि -5 आ गया, नीचे में 2 था तो वो 2 हमने उतार दिया। an जो है लास्ट टर्म हमें -47 दिया है वो है, उससे हमने लिख लिया, फॉर्मूला तुम लोग को पता ही है, तो बस अब इसमें सॉल्व कर लो। -47 इक्वल को साइड में हो जाएगा 18 प्लस में n-1 और d के बदले में माइनस का 5/2 आ जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर ये प्लस में है, इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि ये -47 और माइनस का 18 बन जाएगा, n-1 तो है ही और माइनस का 5/2 है ही हमारे पास। इसको सॉल्व करोगे तो 8-5 हमारे पास 8-7 हो जाएगा हमारे पास 15 का 5 हासिल आएगा, यानी कि 65 बन गया माइनस की साइन के साथ। और इसको भी मैं इधर ले ही आता हूँ, तो ये जो है इधर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, इधर आकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। बाकी साइन को तुम लोग जहाँ पर चाहो वहाँ पर लगा सकते हो, कभी भी जरूरी नहीं कि इसको नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, नॉर्मली तरीके में इसको बीच में लिखा जाता है या तो न्यूमरेटर के साथ लिखा जाता है। तो ये हमारा 2/5 हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इक्वल टू साइन में हमारे पास n-1 है, 5 के टेबल से ये कट रहा है 13 बार में, है ना, 13 × 5 = 65 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 26 इक्वल टू n-1, यानी कि जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी 26 प्लस में 1, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 27 हो जाएगी। इट मीन्स इस वाले AP में जो लास्ट का टर्म दिया हुआ था 47, ये 27th नंबर में पहुंचेगा। इट मीन्स कि टोटल जो इसमें टर्म्स है ना वो 27 टर्म्स हैं। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा हो बेटा तो कमेंट करके बताना, और अगर दिक्कत नहीं हो रहा तो भी बताना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। देखो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि चेक कीजिए कि माइनस का जो 150 है क्या वो एक टर्म है इस वाले AP के लिए। जैसे कि हम लोग को यहाँ पर दिया था ना कि बताइए 78 जो है वो कौन सा टर्म है, वैसे यहाँ पर उसको उल्टा करके पूछ रहा है कि क्या हमारा 150 इस AP का कोई टर्म है या नहीं है। तो हम लोग सिंपली सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल करके देखेंगे और वहीं से हमको पता चल जाएगा कि माइनस का 150 इसका टर्म है या नहीं है। कैसे पता चलेगा और मैं तुमको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो अपने पास ये AP है जिसका पहला वाला टर्म 11 है और D की वैल्यू निकालूंगा तो -3 निकल करके आएगा। अपने को पूछ रहा है कि 150 इसका कोई टर्म है या नहीं है, तो हम लोग सिंपली an के बदले में 150 लिखेंगे और माइनस की साइन के साथ। इक्वल के उस साइड में हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 150 माइनस में दिया था ना क्वेश्चन में, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, हाँ माइनस में दिया था -150, तो हो जाए यहाँ पर हो जाएगा a के बदले में 11 प्लस में n-1 और d के बदले में हमारा माइनस का 3 हो जाएगा। 11 को अगर मैं इधर लेकर के आऊँगा तो इधर ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, माइनस का 150 हो गया और माइनस का 11 हो गया। इक्वल के उस साइड में n-1 मल्टीप्लाई में हमारा 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 161 आएगा। अब अगर मैं इस 3 को इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये मेरा 3 डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से कट हो रहा है क्या, तो नहीं कट हो रहा है, क्योंकि 6 + 1 7 और +1 8 होता है, यानी 3 से कट नहीं होगा। इधर हमारे पास n-1 है, n की वैल्यू निकालने के लिए इसमें -1 को अगर मैं इधर भेजता हूँ, है ना, तो यहाँ पर अच्छा ये माइनस का 3 था, सॉरी ये हमारे पास माइनस का 3 था, तो ये -3 यहाँ पर डिवाइड में आएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। अब ये -1 की तरफ भेजूंगा तो +1 हो जाएगा, तो यानी 161 डिवाइड बाई 3 प्लस में 1 इक्वल को साइड में n आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा और उसको ऐड करूँगा तो 164 आ जाएगा डिवाइड बाई 3 इक्वल टू n आ गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो n है वो हमारा 164 डिवाइड बाई 3 यानी कि एक फ्रैक्शन आ रहा है। n का मतलब क्या होता है वो बताओ मुझे तुम लोग। n का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये पहला टर्म है, यानी कि यहाँ पर n जो होगा वो 1 होगा, इसको मैं बोलूँगा सेकेंड वाला टर्म, यानी कि n का वैल्यू 2 होगा, इसके लिए n का वैल्यू 3 होगा, तीसरा टर्म यानी कि n का वैल्यू 3, ये चौथा टर्म है यानी कि n का वैल्यू 4 हो गया। तो उसी तरीके से आगे मैं बढ़ते जाऊँगा तो n का वैल्यू 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, यानी कि n की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में कभी नहीं आ सकती, या तो 1 हो गया तो 2 हो गया तो 3 हो गया तो 4 हो गया, ऐसे होगा। तो इसमें तुम डायरेक्ट ऐसे लिखो कि n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। n जो हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं निकल करके आ रहा है, इसलिए माइनस का 150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ
गिवन एपी, जो अपने को एपी दिया हुआ था उसका ये हमारा कोई भी टर्म नहीं होगा। बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर एन का वैल्यू मान लो कोई भी होल नंबर में निकल करके आता है ना, 10 निकल जाता, 15 निकल जाता, 16 निकल जाता, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई 150 हमारा 16 नंबर पे आएगा। यानी कि जब हम लोग इस एपी को आगे काउंट करेंगे तो 16th नंबर पे हमारा माइनस का 150 आ जाएगा, अगर एन का वैल्यू 16 आता तब। लेकिन अब यहाँ तो फ्रैक्शन आ जा रहा है, इससे मतलब कि खेल खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही 6th वाला क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलो 7th वाला जो क्वेश्चन है वो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा मजेदार है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। देखो भाई इसको कैसे बनाओगे, अब इसमें कंफ्यूज मत होना है। तुम लोग ने ये क्वेश्चन अगर बना लिया तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बनेगा। हमसे बोल रहा है कि 11th वाला टर्म 38 है, यानी A11 का वैल्यू निकल गया तो वहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। और 16th टर्म 73 है, यानी कि A16 का वैल्यू 73 है तो वहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। फिर A और D का वैल्यू निकल जाएगा, और अगर A और D का वैल्यू निकल गया तो हम लोग 31st टर्म ईजिली फाइंड कर सकते हैं। और तुमको कॉपी में बना के दिखा दूँ। तो देखो यहाँ पर पहले मैंने क्या बताया कि A11 का वैल्यू दिया हुआ है, 11th टर्म मतलब कि A11 का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि A प्लस में 11 माइनस 1D का जो वैल्यू है वही हमारे पास 38 है, यानी कि A प्लस में 10D का जो वैल्यू है वो हमारा 38 है। कई बार टीचर लोग इसको डायरेक्ट भी लिखते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना ना कि 11th टर्म जो है वो 10D कहाँ से आता है, तो उसका रीज़न ये रहता है। ओके, और अब आगे क्वेश्चन में मैं भी कोशिश करूँगा स्पीड में जब लिखूंगा ना तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, तो डिटेल में भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन बन गया। उसी तरीके से हमारे पास दिया हुआ है A कौन 16th टर्म बोला था ना, 16th टर्म, हाँ 16th टर्म जो है वो अपने को कितना दिया हुआ था, 70 कितना था, 73 था। तो इक्वल को साइड में 73 लिख लेते हैं, यानी कि हमारे पास A प्लस में 16 है, यानी कि यहाँ पर 15D आ जाएगा। जैसे मैंने तुम लोग को यहीं पे समझा दिया कि डायरेक्ट टीचर लोग लिखते भी हैं। तो इक्वल को साइड में हमारे पास 73 हो जाएगा। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। फिर से काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 में से मैं 1 को माइनस कर रहा हूँ, यानी कि मेरा A प्लस में 15D इक्वल के उस साइड में 73 में से मैं माइनस कर रहा हूँ A प्लस में 10D इक्वल के उस साइड में 38 को। तो जब मैं माइनस करूँगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 माइनस होगा तो 5D आ जाएगा, और इधर हमारे पास 13 में से हमारा 8 माइनस हो तो 5 आ गया, यहाँ पर 6 में से 3 माइनस हो तो 3 आ गया, और यहाँ पर हमारा जो D का वैल्यू है वो 7 निकल करके आ जाएगा। 5 को जब इधर ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में आएगा, और 35 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7 आ गया D का वैल्यू। अब D का वैल्यू को कहीं भी पुट करके मैं A का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यहीं पर मेरा आंसर भी फटाफट निकल करके आ जाएगा। देखो D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन कौन सा यूज़ करूँ मैं, ये वाला यूज़ करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा A प्लस में 10D है, तो 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू साइड में 38 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 70 को उधर ट्रांसफर कर दो तो A इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस में 70। तो यहाँ से A की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी निकल कर आ जाएगी, माइनस की 32 निकल करके आ जाएगी। A का वैल्यू निकल गया। अब अपने को निकालना कितना था, अपने को निकालना था A31 है ना, 31st टर्म बोला था ना, हाँ 31st टर्म बोला था। तो A31 का मतलब हुआ कि A प्लस में 31 माइनस में 1D, ये अपने को निकालना है यहाँ से। तो A का वैल्यू अपने पास है माइनस का 32, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर से 30, और D की वैल्यू हमने कितनी देख ली है, 7 देख ली है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का 32, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में तुम्हारे पास 210 आ जाएगा। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 210 में से 30 माइनस होगा तो 180, और 2 और माइनस हो जाएगा तो 178 आ गया। और यहाँ पर बड़े नंबर प्लस की साइन थे, प्लस की साइन रहेगी, यानी कि हमारा जो 31st टर्म है इस वाले AP का वो होगा 178। तो इस तरीके से तुमको बनाना है। तो अगर तुमने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बनाए हैं, गेम अगर तुमने अच्छे से खेला है तो ये क्वेश्चन भी तुमसे ईजिली बनेंगे। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा 7th वाला क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट करके बताओ, और वीडियो पसंद आ रहा हो यार तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना। इतना मेहनत मैं बस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग मन लगा करके पढ़ सको और सारे क्वेश्चन तुम्हारे एक ही बार में सॉल्व हो जाएं, अलग अलग वीडियो भी तुमको ना देखना पड़े। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन कंप्लीट। अब 8th क्वेश्चन के पास चलें। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है। मैं इसका आधा बनाऊंगा और आधा तुम लोगों को खुद से बनाना पड़ेगा। क्यों आधा बनाऊंगा बता देता हूँ, समझा देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि एक AP है जिसमें टोटल 50 टर्म्स दिए हुए हैं लाइन से, और जिसमें थर्ड वाला जो टर्म है वो 12 है, यानी कि A3 का जो वैल्यू है वो 12 निकल करके आ गया। वहाँ से पहला इक्वेशन बनेगा। और बोल रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो 106 है। लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म का मतलब ये हुआ कि जो 50 नंबर में जो टर्म आ रहा है वो 106 है, यानी कि A50 का वैल्यू भी दे दिया है। तो जैसे पिछले बार में 2 इक्वेशन बना था वैसे यहाँ पर बन जाएगा। और बोल रहा है बताइए 29th टर्म जो होगा वो कितना होगा। तो जैसे हम लोग A और D का वैल्यू निकाले थे पिछले वाले में और 31st निकाल लिए, वैसे यहाँ पर 29 टर्म निकलेगा। तो अलग क्या है, बस अलग यही चीज़ है, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लास्ट टर्म का वर्ड यूज़ किया गया है। पिछले बार 11th और 16 टर्म्स इज्जत से दे दिया था, और ये तो कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि टोटल 50 टर्म्स हैं। अब दिमाग लगाते रहो कि लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा। तो तुम लोग होशियार बच्चे हो, MD सर से पढ़ रहे हो तो टेंशन नहीं लेना है, तुम लोग से क्वेश्चन आराम से बनेगा।
चलो मैं बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने शॉर्टकट में खुद ही बना दिया तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। A3 का वैल्यू जैसे मैंने बताया इतना है, तो फिर यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन ये हो जाएगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि n-1 लगाएंगे तो 2D आएगा, 3 टर्म दिया हुआ है तो थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो 2D का वैल्यू हमारा 12 हो गया। उस तरीके से A50 का 106 है तो A + 49D = 106 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में से मैं 1 को माइनस करूंगा तो मेरा 79D = 94 आ जा रहा है। तो यहाँ से हमारा जो D का 79 बोल रहे हैं यार 47D = हमारे पास 94 आ रहा है। तो इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो डिवाइड बाई कट हो जाएगा हमारा 2 टाइम पे, और हमारा 2 आ जाएगा D का वैल्यू। फिर D का वैल्यू जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो ईजिली मेरा 8 आ जाएगा। और फिर A29 जो है वो निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगा दूंगा, A प्लस में n-1D वाला, तो हमारा 64 जो है वो 29th वाला जो टर्म है वो निकल करके आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सिमिलर था पिछले टाइप से, इसीलिए मैंने डिटेल में सॉल्व नहीं किया, शॉर्टकट में तुम लोगों को समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो कैसा है। देखो अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा अलग है, मैं पूरा सॉल्व करना बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये बोल दिया सिमिलर, जिसकी मैं बोलता हूँ ना बच्चे को टेंशन हो जाता है, अरे दादा सर ने सिमिलर बोल दिया, नहीं अब बना भी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको बना दूंगा। देखो इसमें बोल रहा है कि थर्ड वाला टर्म और 9th वाला जो टर्म है वो 4 और -8 है, यानी थर्ड वाला टर्म 4 है, यानी कि A3 का वैल्यू 4 है और A9 का वैल्यू -8 है। तो बताइए कि कौन सा जो टर्म है वो 0 होगा। तो एकदम सेम टू सेम पहले की तरह ही बनेगा। देखो मैं बताता हूँ तुम लोग को, अरे यार पेन मत गिरना, ठैठूस पेन गिर जाएगा तो दिक्कत होगा, बहुत जोर से आवाज़ करेगा। तो ये देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फोकस कर लेते हैं कैमरा का। हाँ कौन सा टर्म बोला था अपने को, थर्ड टर्म बोला था ना। A3 का वैल्यू दिया हुआ था 4, यानी कि A प्लस में 2D का जो वैल्यू होगा वो हमारा 4 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। और 9th वाला टर्म जो है वो कितना दिया हुआ था हमारे पास, -8 दिया हुआ था, यानी कि हमारे पास A प्लस में 8D जो होगा वो हो जाएगा -8। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करो, यानी A और D का वैल्यू इसमें से निकालो फटाफट। तो हमारे पास जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करूँगा इक्वेशन नंबर 1 को, तो मेरे पास देखो A प्लस में 8D है, इक्वल को साइड में -8 है, और यहाँ पर A प्लस में 2D है, इक्वल को साइड में 4 है। माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6D आ जाएगा, और इधर दोनों माइनस है तो माइनस प्लस हो करके माइनस का 12 बना लेंगे, यानी कि D की जो वैल्यू है वो -2 निकल करके आ जाएगी। D का वैल्यू निकल करके आ गया। अब इस D का वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ मान लो इक्वेशन नंबर 1 में, तो D = -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये बन जाएगा, ओहो कॉल मत अभी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, A प्लस में 8D था तो A प्लस 2D था ना, तो A प्लस में -2 मल्टीप्लाई में हमारे पास 2 है ना, 2D था, तो चलो मैं D को पहले लिख दिया और यहाँ पर 2 बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वल क्वेश्चन में कितना था हमारे पास, 4 था, तो यहाँ पर 4 को लिख दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा A का वैल्यू यहाँ पर से 2 2 4 माइनस का 4 होगा, और उधर जाकर के वो प्लस का 4 बन जाएगा, यानी कि 4 + 4, यानी कि A की जो वैल्यू यहाँ से 8 निकल करके आ गई। ठीक है, A का वैल्यू निकल गया। अब हमसे बोला था कि कौन सा टर्म 0 होगा। कौन सा टर्म 0 होगा का मतलब क्या है कि हमारा an का जो वैल्यू है वो 0 दे चुका है ना। हमसे ये पूछ रहा है कि जो n है वो कौन सा वैल्यू होगा। तो यहाँ पर बस वही काम करेंगे अपन, इसको लिखेंगे कि A प्लस में n-1D = 0। यहाँ पर अपने को an का वैल्यू 0 दे दिया है, फिर तुम लोग 0 की इधर भी लिख सकते हो, है ना, इसी फॉर्मूला से लगा करके अपन an निकालते हैं ना बबुआ। तो बस हमने =0 कर दिया इसके बदले में। अब यहाँ पर हम लोग सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर पे 0 आ रहा है। तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास, 8 है, प्लस में n-1 है, और d का वैल्यू कितना निकाला था हमने, -2 निकाला था, इक्वल को साइड में 0 है। 8 के प्लस वाला उधर जाकर के -8 हो जाएगा, तो n-1 मल्टीप्लाई में -2 इक्वल को साइड में -8 है। इस -2 को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो डिवाइड में चला जाएगा, तो n-1 = -8 डिवाइड बाई -2, यानी कि ये बन गया हमारे पास यहाँ से 4। ठीक है, ये कैंसिल होकर के, तो n का जो वैल्यू होगा 4, और ये माइनस उधर जाकर के +1 हो गया, यानी कि n की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले AP में जिसका थर्ड टर्म 4 है और 9th वाला टर्म -8 है, उस AP में जो 0 है ना वो 5वें नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। देखा तुमने पिछले टाइप से ही सिमिलर क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अलग था, जो कि तुमको मैंने यहाँ पे समझा दिया। आई होप 9th वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब बनाते हैं 10th क्वेश्चन। 10th वाले में भी थोड़ा सा नया चार किया गया है यहाँ पर, लेकिन कोनो दिक्कत नहीं, ये भी आराम से बन जाएगा बबुआ। देखो 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स 10th टर्म बाई 7। इसका मतलब क्या हुआ कि एक AP है जिसका 17th टर्म जो है वो उसके 10th वाले टर्म से 7 ज़्यादा है। इसका मतलब ये, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हो कि जो 17th टर्म है ना उसमें से अगर 10th वाले टर्म को माइनस करोगे तो तुमको 7 मिलेगा, यानी कि 17th टर्म जितना भी है उसमें से 10th वाले टर्म को माइनस कर दो तो 7 मिल जाएगा। इसका यही मतलब होता है कि 17th टर्म 10th वाले टर्म से 7 ज़्यादा है, उसको ऐसे भी बोल सकते हो। अब बोल रहा है कि बताइए कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू कितनी होगी। तो लग रहा है कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एकदम घुमा करके दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजिली बनता है इस टाइप से क्वेश्चन।
देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम लोगों को समझाऊं मैं, तो सबसे पहले क्या करो, A17 का वैल्यू निकाल दो। 17th टर्म निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, A प्लस में 17 माइनस 1D, यही फॉर्मूला लगता है, यानी कि ये हमारा A प्लस में 16D आता है। और उसी तरीके से हमारे पास जो 10th टर्म है, अगर वो निकालना चाहूँ मैं, तो वो A प्लस में 9D निकल करके आएगा। अब अपने से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 17th टर्म में से अगर मैं 10th टर्म को माइनस करूंगा ना, तो मेरा 7 आएगा, यानी कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है का मतलब यही होता है। फोकस बिगड़ गया है क्या, थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ, अच्छे से दिखे बच्चों को। तो इस तरीके से हमारा बनेगा। अब यहाँ पर तुम इनके इक्वेशंस को पुट कर दो, सिंपल आ जाएगा आंसर तुम्हारा। देखो A प्लस में 16D है यहाँ पर, उसमें से माइनस करना है अपने को A प्लस में 9D को। तो देखो माइनस करना है ना, तो ब्रैकेट में लिख करके करना, नहीं तो तुम माइनस A लगाओगे और प्लस का 9D लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस करते हो तो साइन चेंज होता है। याद करो, जब ऊपर नीचे लिखते हैं तो सबका साइन चेंज होता है ना, वैसे यहाँ पर होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा A प्लस में 16D, फिर माइनस का A और माइनस का 9D इक्वल टू साइड में 7 है, तो प्लस A माइनस A कैंसिल, 16 में से हमारा 9 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 7D इक्वल टू साइड में 7 है ही, तो D की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 7 डिवाइड बाई 7, यानी कि जो D की वैल्यू है वो 1 आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 1 है। खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का, कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये बन गया तुम्हारा 10th वाला क्वेश्चन। देखा कितना घुमा के दिया था और कितना ईजिली बन गया। तो ऐसे ही होता है हमेशा। 11th वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना, लेकिन ईजिली बनेगा ये क्वेश्चन भी। कॉन्सेप्ट समझना, ध्यान से समझना जो मैं समझाऊंगा अभी तुम लोगों को, बाकी बनेगा बहुत आसानी से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 5, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि इस वाले AP में वो कौन सा टर्म आएगा जिसका वैल्यू जो होगा ना वो 54th वाले टर्म से 132 ज़्यादा होगा। कितना घुमा करके लिखा हुआ है। अभी देखो मैं जब बनाऊंगा सीधा करके ना, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को देख करके। तो देखो सबसे पहले तो अपने को ये AP दिया हुआ है, जहाँ पर पहला वाला टर्म 3 है और D की वैल्यू यहाँ पर 12 निकल करके आ रही है। ओके, हमसे 54th वाले टर्म के बारे में बोला गया है ना, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो 54th वाला टर्म निकालते हैं। क्यों निकाल रहे हैं अभी तुम लोगों को आगे समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा A प्लस में 53D, जैसा कि तुम लोगों को मैं पहले ही समझाया कि n-1 लगाऊंगा तो 54 - 1 यानी कि 53 और D ही आएगा लास्ट में। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 3 प्लस में 53 मल्टीप्लाई में 12, तो ये बन जाएगा तुम्हारे यहाँ से 3 प्लस में 53 के जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है 336, यानी कि हमारे पास A54 की जो वैल्यू है ना वो निकल करके आ जाएगी 639। ओके बच्चा लोग, अब हमसे क्वेश्चन में बोला क्या था, हमसे क्वेश्चन में ये बोला था कि वो कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर नहीं, कौन सा टर्म है जो 54th वाले टर्म से 132 ज़्यादा है। तो पहले तो मैं ये पता लगाने की कोशिश करूँगा कि वो नंबर ही कौन सा है जो 639 से 132 ज़्यादा है। तो यहाँ पर तुम लोग शॉर्टकट में इसको लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टेटमेंट बना करके तुम लोग लिख सकते हो अपने मन से, जैसे स्टेटमेंट बनाना चाहो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि मैं वो पहले नंबर पता करूँगा। जैसे कि हमारे पास 639 तो 54th टर्म है, अब इससे मुझे क्या करना है 132 ज़्यादा देखना है, तो प्लस कर दूंगा 132, तो दोनों को प्लस करूँगा तो मेरा 771 निकल करके आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए 771 जो है ना वो इस वाले AP का कौन सा टर्म है। समझ में आया क्या पूछा था क्वेश्चन में, फिर से एक बार समझाता हूँ मैं। हमसे क्वेश्चन ने घुमा के क्या बोला था कि वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म आगे आएगा जो इस वाले AP में 54th वाला जो टर्म है उसका यानी उससे 132 ज़्यादा होगा। तो हमने पहले तो 54th वाला जो टर्म है वो निकाला कि भैया 54th वाला जो टर्म है वो कौन सा होगा, तो 639 होगा। अब उससे 132 ज़्यादा करेंगे तो 771 आ गया। अब हमको ये चेक करना है कि 771 ही जो है ना इस वाले AP में कहाँ पर आने वाला है, बस यही अपने को बताना है और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि भैया AN का जो वैल्यू है हमारे पास 771 है, इसका मतलब कि A प्लस में हमारे पास n-1D का जो वैल्यू है वही हमारे पास 771 है। अपने को यहाँ से n की वैल्यू पता करनी है और ये पता करना है कि 771 जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है। तो सारे वैल्यूज़ को पुट कर दो। A का वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस में n-1 हो जाएगा। D का वैल्यू हमारे पास कितना था 12 था, इक्वल टू साइड में 771 आ गया। इस 3 को उधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि n-1 मल्टीप्लाई में जो 12 है इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। जब 3 माइनस होगा तो हमारा ये बन जाएगा 768। अब मैं यहाँ से n-1 की वैल्यू निकालूंगा तो 768
डिवाइड बाई में 12 हो गया, यानी कि n-1 की जो वैल्यू है वो यहाँ से कितनी निकल करके आ जाएगी, जब इसको तुम कटपीट करोगे ना तो तुम्हारा 64 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन चूँकि पहले ही कर चुका हूँ, क्योंकि वीडियो में जानता था बहुत लेंदी होने वाला है, इसलिए कुछ कैलकुलेशंस मैंने कर लिए हैं ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। तो n की जो वैल्यू होगी वो 65 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले AP में वो नंबर जो है वो 65th नंबर होगा, यानी कि 65th टर्म होगा जो 54th वाले टर्म से 132 ज़्यादा होगा। यही इसका आंसर है। लास्ट में तुम लोग स्टेटमेंट बना करके जैसे क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही लिख सकते हो। तो बन गया 11th क्वेश्चन भी। अब चलते हैं 12th वाले क्वेश्चन के पास। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी D की वैल्यू दोनों में सेम ही है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, यानी कि उन दोनों का जब मैं 100th टर्म निकालता हूँ, पहले वाले AP का भी 100th टर्म और दूसरे वाले AP का भी जब मैं 100th टर्म निकालता हूँ तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 आता है। ओके, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो बताइए कि उनके 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो ये भी लग रहा है कि बहुत भयंकर क्वेश्चन है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब बनाऊंगा सीधे रास्ते में जब चलोगे बेटा तो घुमाया हुआ जो क्वेश्चन है जब उसको सीधा करोगे तो वो भी बहुत ईजी लगने लगता है। तो देखो सबसे पहले एक काम कर लो तुम लोग, कॉमन डिफरेंस तो दोनों में सेम दे दिया गया है, यानी कि हम लोग लिखेंगे कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए D हम लोग यूज़ करने वाले हैं। लेकिन जो फर्स्ट टर्म होगा पहले वाले AP के लिए उसको अपन A1 मान लेते हैं, और दूसरे वाले AP के लिए भी जो फर्स्ट टर्म है ना उसको A2 मान रहे हैं। A2 यहाँ पर सेकेंड टर्म नहीं, ध्यान रखना है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि जो पहला टर्म है सेकेंड वाले AP का उसको हमने A2 लिखा है। ओके, A2 मतलब सेकेंड टर्म नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्या करना है वो देखो, सबसे पहले तो आ जाओ पहले वाले के लिए, फॉर फर्स्ट AP। पहले AP में अगर अपन यहाँ पर 100th वाला टर्म देखें, हम लोग से बोला है ना कि उनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 100 है। यानी कि अगर मैं पहले वाले AP का 100th टर्म देखूँ, यानी कि मैं अगर A 100 निकालूँ तो मेरा कितना निकलेगा, या पहला वाला टर्म तो A1 लिखूंगा क्योंकि मैं पहला वाला टर्म को A1 मान चुका हूँ, और प्लस में 99D होता है, जैसे तुम लोग जानते हो कि 100 - 1 लिखूंगा तो वो बस हमारा लास्ट में जाकर के 99 ही बनेगा। और तुम लोग अगर बीच से वीडियो देखना शुरू किया, शुरू से नहीं देख रहे बेटा, तो एक बार काम करना शुरू से देखना, ताकि ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में सिखाया है, बहुत बच्चों की तरह सिखाया है, तुमको बेसिक वहाँ पर से समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा पहला वाला टर्म हुआ है ना, सॉरी फर्स्ट वाले AP के लिए 100th टर्म हुआ। और उसी तरीके से अगर मैं सेकेंड वाले AP के लिए देखूँ, अगर मैं सेकेंड वाले AP की बात करूँ और उसमें मैं अगर 100th टर्म को निकालूं तो वो भी सेम टू सेम होगा, बस वहाँ पर A2 हो जाएगा और प्लस में 99D हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर आप इसमें से इसको या फिर इसमें से इसको माइनस करते हो, यानी कि अगर आप पहले वाले में से A1 प्लस में 99D में से अगर तुम माइनस करते हो इस वाले को, यानी कि A2 प्लस में 99D को, तो तुम्हारा जो डिफरेंस निकल करके आता है वो 100 आता है। डिफरेंस का मतलब ये होता है दोनों को माइनस करना। ठीक है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, ये A1 प्लस में 99D माइनस का A2 और माइनस का 99D। ठीक है, D तो हमारा दोनों में सेम रहेगा, इक्वल क्वेश्चन में 100 हो गया। तो A1 में से A2 तो कट नहीं होगा क्योंकि ये A1 और A2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन D दोनों में सेम है तो D को हम लोग कट कर देंगे, यानी कि यहाँ से हमारा A1 माइनस में A2 जो है वो निकल करके आ गया 100। ओके, ये तुम लोग को वैल्यू मिल गया यहाँ से। अब हम लोग से पूछा है कि जैसे उसके 100th वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, उसी तरीके से बताइए कि उनके अगर 1000th टर्म का अपन डिफरेंस निकाले तो कितना निकल करके आएगा। अब लिखोगे तुम लोग यहाँ पर अगेन दोबारा से, हम लोग दोबारा से पहले वाले AP के लिए अगर करें, फर्स्ट वाले AP के लिए, फर्स्ट AP के लिए क्या करें, तो फर्स्ट वाले AP के लिए हम लोग 1000th वाला जो टर्म है ना वो निकालें। तो 1000th वाला टर्म के लिए A1 प्लस में 999D आएगा। जैसे तुम लोग पता है कि n-1 करूँगा तो 1000 - 1 999 हो जाएगा और D उतर जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड वाले AP के लिए अगर मैं सेकेंड AP का यूज़ करूँ और यहाँ से अगर मैं इसका 1000th टर्म निकालूँ तो मेरा कितना निकल करके आ जाएगा, A2 प्लस में 999D, जैसे वहाँ पर सेम टू सेम रहेगा, बस A1 और A2 लिखा जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका डिफरेंस पूछ रहे हैं नाउ। अब अपने को इसका डिफरेंस निकालना है तो हम लोग लिखेंगे A1 प्लस में 999D और उसमें से माइनस कर देंगे A2 प्लस में 999D को। ठीक है, इस तरीके से तो वही चीज़ होगा, साइन चेंज हो जाएगा। पहले तो हमारे पास ये हो जाएगा A1 प्लस में 999D और माइनस में A2 और प्लस में हमारा 999, अरे प्लस नहीं यार, माइनस में प्लस माइनस हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पर फिर से ये दोनों कट हो जाएंगे तो बचा क्या, A1 माइनस में A2 बचा। और हमने देखा कि A1 माइनस A2 की वैल्यू तो 100 थी, यानी कि इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जब हमने 1000th टर्म का डिफरेंस निकाला है ना, यहाँ पर तुम लिख भी सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, डिफरेंस।
दोनों का, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, डिफरेंस लिखिए देता हूँ ताकि किसी बच्चे को जब मैं नोट प्रोवाइड करूँ टेलीग्राम पे तो उसको समझ में आए, बिटवीन 1000th टर्म, ठीक है, उनके 1000th टर्म के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो वो मेरा 100 ही निकल करके आ रहा है। 100th टर्म का भी जो डिफरेंस है वो भी 100 है और 1000th टर्म का जो डिफरेंस है वो भी 100 है। तो ये बनेगा तुम्हारा 12th वाला क्वेश्चन। तो है सिंपल सा क्वेश्चन, बस दिख रहा होगा तुम लोग बहुत बड़ा है, लेकिन तुम लोग देखो ये कितना ईजी तरीके से बना, कहीं पर कुछ बड़ा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, बस लिखना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है और कुछ थोड़ी है, तो वो सब तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो ये हुआ 12th वाला। अभी बेटा बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ, तुम लोग भी थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बीच में ब्रेक जरूर लेते रहना, एक ही साथ पूरा वीडियो देखोगे ना तो सर थोड़ा सा दुखने लगेगा, तो ब्रेक ले लेकर के पढ़ना है अपने को। चलो मैं भी पानी पी लेता हूँ, तुम लोग भी पानी पियो और फिर थोड़ी देर में इसको वीडियो को फिर से पॉज करके फिर प्ले कर लेना। सो यहाँ पर 13th वाले में बोला जा रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। ध्यान रखना 3 डिजिट की बात किया गया ना, यानी कि 100 से लेकर के 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, ये पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, ईपी का यूज़ करके, आओ समझते हैं कॉपी में। तो देखो मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, तुम लोग बोलोगे कि सर आपने तो बहुत आराम से लिख दिया, हम लोग इसको एग्जाम में कैसे करें, तो मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। पहले मैंने लिखा क्या ये तो समझ लो बुड़बक लोग। देखो मैंने लिखा है कि लोवेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7 आर 105 एंड 994, यानी कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो हमारा 7 से डिविजिबल है वो है 105 और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 994। अब तुम लोग को अगर ये पता लगाना रहे तो कैसे पता लगाओगे, देखो बच्चों बहुत आसान है। तुम लोग देखो एक चीज़ होता है 7 से डिविजिबिलिटी रूल, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत बेकार रूल है। उतना जितना रूल तुम लोग लगाओगे ना उतना देर में तो तुम डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो तुम्हारा क्लास 10th में डिविजिबिलिटी जो आप लोग डिवाइड करते हो वो वाली जो स्पीड है तुम्हारी डिविजिबिलिटी स्पीड कर सकते हो, वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी खासी हो गई होगी। अगर नहीं है तो बेटा मैथ प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगा। अब करना क्या है, तुमको दिमाग में ही कोशिश करना चीज़ों को सॉल्व करने का। तुम 100 को अपने दिमाग में 7 से डिवाइड दो, जब तुम 100 को 7 से डिवाइड दोगे तो वो पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो समझ जाना कि 100 हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद फिर तुम डिवाइड दोगे 101 को, तुमको मिलेगा 101 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर 102 को डिवाइड दोगे, वो भी तुमको लगेगा कि नहीं है भैया 7 से डिविजिबल। 103 भी तुमको 7 से डिविजिबल नहीं मिलेगा, 104 भी नहीं मिलेगा। लास्ट में 105 को जब तुम डिवाइड दोगे अपने दिमाग में तो तुमको मिलेगा कि हाँ 105 जो है वो 7 से डिविजिबल है। अगर दिमाग में नहीं हो पा रहा है तो तुम रफ पेज में भी कर सकते हो, जरूरी दिमागे में करो, जहाँ पर तुमको ईजी लगे, रफ में ईजी लगे रफ में कर सकते हो। उसी तरीके से तुम पीछे जाओगे, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर देखोगे कौन सा है, 999 है, उसको 7 से डिवाइड दोगे नहीं होगा। फिर उससे पहले आओगे 998 के पास, उसको डिवाइड दोगे वो भी नहीं होगा। ऐसे करते करते तुम 994 के पास पहुंचोगे और तुमको एक पैटर्न भी दिखेगा लास्ट में, तुम लोगों को पूरा डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, एक पैटर्न समझ में आएगा और उसी से तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अपने को कौन सा नंबर को डिवाइड देना है। ठीक है, तो तुम लोग को पता चलेगा कि 994 जो है वो हमारा 7 से डिविजिबल है और 105 भी 7 से डिविजिबल है। तो ये सबसे छोटा नंबर है और ये सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का। अब हमने ये सब क्यों निकाला है, तो हमने इसको इसलिए निकाला है ताकि हमें एक एपी बना सकें। एपी कैसे बनाएंगे, ये देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एपी जो हमारा बन रहा है, जो हमारा 3 डिजिट के नंबर भी हो और 7 से डिविजिबल हो। तो पहला नंबर है 105 जो 7 से डिविजिबल है, और अगर तुमको पहला नंबर पता चल गया तो दूसरा नंबर आराम से निकाल सकते हो, बस इसमें 7 प्लस कर दो। तो 105 में 7 प्लस करोगे तो 112 आएगा, यानी कि 112 भी 7 से डिविजिबल है। उसके बाद फिर 7 प्लस कर दो तो 119 बन जाएगा, यानी कि ये भी हमारा 7 से डिविजिबल है। इसी तरीके से आगे जाते जाएगा और लास्ट में तुम्हारे पास 994 तुमने निकाल ही लिया है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से तुम्हारा एक एपी बन गया जो 7 से डिविजिबल है, जिसका तुमको लास्ट में पता चल गया। अब बस तुमको यही काम करना है कि इस वाले एपी में ये पता करना है कि 994 कौन से नंबर पे आ रहा है। जब तुमको ये पता चल जाएगा कि 994 कौन से नंबर पे आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास 3 डिजिट के सारे नंबर जो हमने लिखे हैं या जो बीच में गायब हमने कर दिए, टोटल कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको यही चेक करना है, यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है। सिंपल तुम लोग यहाँ पे लिखो कि ए की वैल्यू हमारे पास 105 है। अगर मैं यहाँ पर डी की वैल्यू लिखूँ तो 112 माइनस 105 यानी कि 7 निकल करके आ जाएगा। और ए एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 994 दिया हुआ है, ये वाला। तो अपन यहाँ से अगर ए एन का वैल्यू निकालते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1d वाला फॉर्मूला लगा करके, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी। ये हो जाएगा तुम्हारा 994, ठीक है, इक्वल टू साइड में ए यानी कि 105 प्लस में हमारा n-1 है, तो इसको फिलहाल n-1 ही रहने दो और d के बदले में तुम लोग लिख दो 7 को। इसको इधर लेकर के आओगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस करोगे तो 889 निकल करके आ जाएगा, इक्वल टू साइड में n-1 मल्टीप्लाई में 7 रहेगा। 7 को इधर लेकर के आओगे तो वो भी डिवाइड में हो जाएगा और जब डिवाइड करोगे इसको तुम 7 से तो तुम्हारा जो आंसर है 127 निकल करके आ जाएगा, इक्वल टू साइड में केवल n-1 बच जाएगा, यानी कि n की जो वैल्यू है वो जाएगी 127 प्लस में 1, यानी कि n की वैल्यू 128 निकल करके आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 994 जो है ना वो हमारा 128
128वां नंबर है, 128th टर्म है। इट मीन्स कि इस वाले एपी में, ये एपी कौन सा है, ये एपी वो एपी है जिसमें 3 डिजिट के सारे नंबर्स लिखे हुए हैं जो 7 से डिविजिबल हो। तो 7 से डिविजिबल वाले टोटल जो नंबर्स है हमारे पास वो कितने हैं, तो 128 है। ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो मेन इसका कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट जो मैंने तुमको शुरू में समझाया है। आई होप तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो अगला नंबर भी सिमिलर टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स और 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 10 से 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, यानी कि 4 के टेबल में आते हैं। तो 10 के बाद तो हमारा 12 जो है वो 4 के टेबल में आता है, 10 तो आता भी नहीं वैसे भी, फिर 16 आ जाएगा, फिर हमारे पास 20 आ जाएगा। तो 12, 16, 20 एक एपी बनते जा रहा है, जैसे पिछले बार था वैसे एपी बनाएंगे। तो 12, 16, 20 एपी बन गया। लेकिन अब अपन देखेंगे कि 250 हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 250 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 250 से कौन सा ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल है, 249 होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं, 249 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 9 आ रहे हैं। फिर 248 को जब तुम चेक करोगे तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 248 जो है वो 4 से डिविजिबल है, लास्ट वाला नंबर जो हमारा 10 और 250 के बीच में आता है। तो बस लास्ट वाला नंबर मिल गया और वही जैसे हमने पिछली बार बनाया था वैसे ही बना लेंगे। चलो कॉपी में बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने कंप्लीट सॉल्व ही कर दिया क्योंकि हमारा सेम क्वेश्चन था, तो ज़्यादा इसमें समझाना तो कुछ था ही नहीं, बस तुम लोग को नोट्स दे दूंगा ताकि तुम लोग अच्छे से खुद से समझ जाओ। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, तो 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा और लास्ट में जैसे मैंने बताया कि 248 होगा। ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू 4 होगा, एन का वैल्यू हमारे पास 248 है। फॉर्मूला लगा दोगे तो तुम्हारा यहाँ पर से 248 इक्वल टू 12 प्लस n - 1d हो गया। तो यहाँ से 12 किधर भेजूंगा मैं, तो माइनस हो जाएगा, माइनस होकर के 236 आ जाएगा और 4 किधर भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कट करूंगा तो 59 आ जाएगा, n - 1 की वैल्यू। तो n की वैल्यू निकालने के लिए 1 को इधर भेज करके प्लस कर दूंगा तो 59 प्लस 1 हमारे पास 60 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 60 हो गया, यानी कि 4 के जो मल्टीपल्स हैं जो 10 से लेकर के 250 के बीच में आते हैं वो कितने हैं टोटल, तो वो टोटल 60 हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा 14th क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 15th वाले में देखो प्यारे से क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर एकदम मस्त मोहब्बत के साथ इस क्वेश्चन को लिखा गया है, ध्यान से समझना। इसमें बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, यानी कि 2 AP हैं, इनमें n का कौन सा वैल्यू आएगा, यानी कि वो कौन सा नंबर होगा दोनों AP में जहाँ पर उनके जो टर्म होंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर 67 है ना, मान लो यहाँ पर कहीं पे आ रहा है हमारा 20 और यहाँ पर भी कहीं पे 20 आ रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों में वो 20 कौन से नंबर पे निकल करके आ रहा है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, n का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कॉपी में समझा दूँ। तो देखो सबसे पहले तो तुम देखो पहला वाला जो AP है वो हमारा बढ़ते क्रम पे है ना, 63 के बाद 65 हुआ, फिर 67 निकल करके आ रहा है। यहाँ पर A का वैल्यू 63 है और D का वैल्यू हमारा इन दोनों माइनस करेंगे तो 2 निकल करके आएगा। अब तुम यहाँ से क्या करो, AN का वैल्यू निकालो, nth टर्म जो है ना वो निकालो। AN मतलब कि nth टर्म ही होता है। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा ये A प्लस में n - 1d। यहाँ से अपने को n की वैल्यू नहीं पता है, बस अपन AN की वैल्यू निकाल रहे हैं, चेक करते हैं कि कितना आएगा। तो A का वैल्यू 63 है, प्लस में हमारे पास हो जाएगा n - 1 और d की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। और अगर तुम लोग इसको भी सॉल्व करना चाहो तो इसको भी कंप्लीट कर लो थोड़ा सा यहाँ पर से, ताकि an का कंप्लीट वैल्यू आ जाए। तो ये हो जाएगा 63 प्लस में 2n और ये हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि यहाँ से जो पहला वाला AP के लिए मेरा an का वैल्यू निकल करके आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 61 प्लस में 2n आ जाएगा। ये पहले वाले AP के लिए हमारा nth टर्म निकल करके आ रहा है। उसी तरीके से फॉर सेकेंड वाला अगर मैं AP देखूँ, सेकेंड AP की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, तो सेकेंड वाला AP हमारे पास है कितना था यार, 310 है ना, 310 और 17 ऐसी था ना, कहाँ गया से, हाँ उतना ही है, 310 और 17 ही है, 3 है फिर दूसरा वाला 10 है, तीसरा वाला 17 है, ये भी बढ़ते क्रम पे ऐसे चल रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग फिर से वही देखते हैं कि A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू हमारी 10 - 3 यानी कि 7 हो जाएगी। यहाँ पर भी अपन अगर AN की वैल्यू निकालें तो ये भी हमारा सेम कंडीशन में निकलेगा, AN है ना, A प्लस में n - 1d से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से A का वैल्यू 3, n - 1 और D का वैल्यू 7। तो ये बन गया तुम्हारा 3 प्लस में 7n और माइनस में 7, यानी कि AN का जो वैल्यू है वो यहाँ से कितना निकल करके आ जा रहा है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस में 7n हो जाएगा, 7n ना, तो ये 7 लिख दिया हमने, उसके बाद n लिख दिया। तो ये हो गया तुम्हारा AN का वैल्यू। समझ में आ गया बच्चा। अब देखो हमसे ये बोल रहा था क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या गया है कि n के किस वैल्यू के लिए, n के किस वैल्यू के लिए जो nth टर्म आपने निकाला है वो इक्वल है। तो बस यही अपने को चेक करना है कि n के किस वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। उसके लिए सिंपली क्या करो, दोनों का आपस में इक्वल प्रूव कर दो, यानी इक्वल लिख दो। प्रूव क्या करो, इक्वल लिख दो। 61 प्लस में 2n को इक्वल लिख दो -4 प्लस में 7n के। तो यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि n का कौन सा टर्म है जिसके लिए ये वाला और ये वाला आपस में क्या है,
इक्वल है। बुझा गया बच्चा, बस यही क्वेश्चन में कह रहा था और कुछ कह ही नहीं रहा था। यहाँ से एन की वैल्यू आराम से निकल करके आ जाएगी। मैं काम करता हूँ, -4 को इधर ले जाता हूँ, एन को उधर ले जाता हूँ, तो ये जगह 61 प्लस वाला 4 इक्वल को साइड में 7n और माइनस में 2n हो गया। तो ये हो गया 65 और इक्वल को साइड में हमारा 5n आ गया। 5 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया तुम्हारा 65 डिवाइड बाई में 5 इक्वल टू n, यानी कि n की जो वैल्यू है वो यहाँ से 13 निकल करके आ गई। यानी कि n के 13th वैल्यू के लिए ये दोनों AP के जो nth टर्म होंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे। बस खत्म खेल, और कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। बाकी तुम लोग निकाल करके ये भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर दोनों में वैल्यू पुट करना, तो तुम लोग देखना कि दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। यहाँ पर जब तुम 13 पुट करोगे ना तो ये जो nth टर्म निकल करके आएगा, और यहाँ पर जब तुम 13 पुट करोगे और ये जो nth टर्म निकल करके आएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया 15th क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, चलो देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो देखो जो 16th क्वेश्चन है वो तुम लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा नया क्वेश्चन, लेकिन ऐसा है नहीं। जो क्वेश्चन तुमने पहले बनाए हुए थे ना, जहाँ पर हमें 11th टर्म 16th टर्म इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह और फिल इन द ब्लैंक जो बॉक्स वाले दिए हुए थे, वैसी क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है वो ध्यान से समझो। इसमें बोल रहा है कि डिटरमाइन द AP, एक AP बताइए जिसका 3rd टर्म 16 है एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, और जो 7th टर्म है वो 5th वाले टर्म से 12 ज़्यादा है। यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किया गया है चीज़ों को, लेकिन जो मेथड वहाँ यूज़ किया था वही मेथड यूज़ करना है। हम इन चीज़ों का यूज़ करके A और D का वैल्यू निकाल लेंगे। जब A और D का वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म बता देंगे, चौथा टर्म तक बता देंगे, तो AP बन जाएगा। वो 3 टर्म बताओगे तो भी चलेगा, बाकी 4 टर्म तक बता दो। A और D का वैल्यू मिलने के बाद तुम कितना टर्म बता सकते हो। तो बस वही काम करना है तुम लोग को, आसानी से इसको बनाना है। चलो बताता हूँ कॉपी में कैसे बनेगा ये। सबसे पहले क्या बोला है कि जो 3rd टर्म है वो 16 है, यानी कि A प्लस में 3 माइनस 1D का वैल्यू 16 है, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2D हो जाएगा। तो A प्लस 2D का वैल्यू 16 है, ये पहला चीज़ बोला था, इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है बच्चा। उसके बाद हमसे क्या बोल रहा था कि जो 7th टर्म है वो 5th वाले टर्म से 12 ज़्यादा है। यही क्वेश्चन बोला गया था ना, कहाँ गया हमारे पास 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। हाँ यही बोला गया है। तो अपन 7th टर्म निकाल लेते हैं कि भैया अगर A7 देखा जाए तो वो कितना होगा, तो A7 जो होगा मेरा वो हो जाएगा A प्लस में 6D, और जो हमारे पास A5th होगा यानी कि 5th वाला टर्म वो हो जाएगा A प्लस में 4D। सिंपल सा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि जो 7th टर्म है यानी कि जो A7 है वो A5th से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। यानी कि A7 में से A5 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो बस यहाँ से तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा। A प्लस में 6D लिखो, माइनस की साइन लगाकर इसको माइनस करना है तो मैं दोनों को डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ। माइनस में 4D, तुम लोग को पता है कि ब्रैकेट लगाऊंगा फिर माइनस साइन चेंज करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करने का। तुम लोग ये सब चीज़ सीख चुके हो यहाँ पर। तो डायरेक्ट मैं इसको कट करता हूँ, ये बन जाएगा तुम्हारे यहाँ से 2D इक्वल टू 12, यानी कि जो D की वैल्यू है वो तुम्हारी 6 निकल कर आ जाएगी। अगर कोई बच्चा बीच से वीडियो को देख रहा है, केवल 16th वाले क्वेश्चन में आया हुआ है, तो बेटा तुमको चीज़ें हो सकता है थोड़ा समझ में नहीं आए, ये सब 6D कहाँ से आया, 4D कहाँ से आया, तो इसीलिए तुम लोग वीडियो को शुरू से देखना। मैं चाहता हूँ कि किसी भी एक्सरसाइज को पूरा एक ही टीचर से पढ़ोगे ना तो तुमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, तो शुरू से वीडियो को देखना, तुमको पूरा एक्सरसाइज ना मजा आ जाएगा पढ़ने में कसम से। D का वैल्यू निकल करके आ गया। अब तुम लोग क्या करो, A का वैल्यू निकाल लो। A का वैल्यू कहाँ से निकाले गुरुदेव, तो कहीं से निकाल लो। चलो मैं पहले वाले इक्वेशन से ही निकाल लेता हूँ A का वैल्यू ना, बाकी तुम लोग इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, और इतने ही में हमारा काम भी हो जाएगा। इतने जगह में देखो मैं लिखूंगा कि D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये A प्लस में 2 × 6 इक्वल के साइड में 16 है, तो 6 2 12 होगा, 12 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो A की जो वैल्यू है 16 माइनस 12 यानी कि 4 निकल करके आ जाएगी। A मतलब कि A1। अब अपन यहाँ से A1 लिख लेते हैं कि A1 हमारा 4 है। A2 तुम लोग जानते ही हो, A2 निकालने के लिए हम लोग सिंपली तरीका यूज़ करते हैं, A1 + D करते हैं। जो बच्चे लोग नहीं जानते तुम लोग शुरू से वीडियो देखना, तुम लोग को भी पता चल जाएगा। बाकी तुम लोग बोला जो फॉर्मूला वाला मेथड उससे भी निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ मैं पहले समझा चुका तुम लोग कई बार। तो यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा ये 4 प्लस में 6 यानी कि 10। उसके बाद तुम लोग A3 तक निकाल लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा A2 प्लस में D, तो A2 तुमने अभी 10 निकाल लिया, D हमारे पास 6 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16। यानी कि जो AP बन करके आ रहा है तुम लोग 3 या 4 टर्म तक निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट बस 3 तक ही निकाल के लिख दे रहा हूँ कि जो AP है वो मेरा पहला वाला टर्म 4 है, दूसरा वाला टर्म 10 है और तीसरा वाला टर्म 16 है। बस खत्म खेल, बस इतने ही लिखूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन 16 कंप्लीट होगा। बेसिक्स अगर क्लियर रखोगे, पिछले क्वेश्चन अगर तुमने देखा होगा तो ये सारी चीज़ तुमको बहुत आराम से समझ में आएंगी। चलो 17th क्वेश्चन है उसे बनाया जाए। 17th वाले में चीज़ों को थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से बनाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इस वाली AP में अगर हम लोग को सिंपल बोलता है 20th टर्म निकालने के लिए तो हम लोग A20 लिख करके फटाफट निकाल देते हैं, लेकिन बोल रहा है कि 20th टर्म निकालिए लेकिन पीछे से निकालिए, यानी कि जो 253 है ना उधर से पीछे से घूमते हुए आइए। इधर से ये वाला टर्म के बाद दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म, फिर चौथा टर्म, पीछे से जब तुम लोग 20 नंबर पे आओगे तो कितना होगा ये बताना है। तो अब इसको कैसे बनाया जाए सर, तो सबसे आसान तरीका क्या है बेटा ना कि तुम इस AP को ही उल्टा कर दो। अब उल्टा कैसे करना है और समझाता हूँ तुम लोगों को।
तो देखो हमारे पास जो ए पी दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू देखूँ तो फिलहाल वो 3 है, और अगर मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखूँ इस ए पी का तो वो कितना होगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 है, यानी कि डी की वैल्यू 5 है। इसका मतलब क्या हो बच्चा कि अगर मैं इसको इधर से लिखना शुरू करूँ, अगर मैं रिवर्सिंग करूँ, है ना, रिवर्सिंग द ए पी, अगर मैं ए पी को उल्टा घुमा दूं, सबसे आसान तरीका यही है रिवर्स करने वाला। बाकी एक और मेथड है, उसे थोड़ा डिटेल में बनाना पड़ेगा, लंबा बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा कि रिवर्स वाला मेथड सीख जाओ, काम आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा करूं तो पहला वाला जो नंबर है मेरे पास वो 253 होगा। उसके बाद वाला जो नंबर है वो कितना होगा, तो देखो बीच में जो डिफरेंस निकल कर के आ रहा है वो 5 निकल कर के आ रहा है। अब यहाँ पर तुम लोग को बढ़ाना नहीं है ना, ध्यान रखना कि ये लास्ट टर्म था, हमको इसके पहले वाले टर्म के पास जाना है। तो इसमें मैं 5 प्लस नहीं करूँगा, मैं इसमें 5 माइनस करूँगा। तो जब मैं 5 माइनस करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 248 आएगा। इट मीन्स कि इससे पहले जो नंबर था वो 248 था। समझ आ रहा है ना। अब 248 तुम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि भैया जी अगर इससे पहले 248 लिखा हुआ होगा तभी तो हम लोग 253 में से 248 को माइनस करेंगे तो हमारा जाकर के 5 निकल करके आएगा, कॉमन डिफरेंस। हम लोग जानते हैं ना कि डी का वैल्यू यहाँ पर जो निकल करके आएगा वही हर जगह निकल करके आता है। इसका मतलब कि यहाँ पर 248 ही लिखा होगा, फिर 248 से पहले क्या लिखा होगा, तो 243 लिखा होगा, तभी हम लोग 248 में से 243 को माइनस करेंगे तो 5 निकल करके आएगा। इसका मतलब कि इसके बाद जो है हमारे पास 243 होगा। ऐसे करके ये चल रहा है। तो ये हमारा 243 के बाद पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे निकल कर के आ रहा है। फिर हमारा इधर 13 आएगा, फिर हमारे पास 8 आएगा और फिर हमारा 3 आएगा। जो चीज़ दिया हुआ था बस हमने उसको उल्टा कर दिया और हमने एक काम किया कि इसको हमने इस तरीके से लिख के दिखा दिया। तुम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन लिख दो तो टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, समझ में आ गया क्या किया मैंने। अब हम लोग यहाँ पर से निकालेंगे A20 डायरेक्ट एकदम। पीछे से हम लोग को बोला था ना 20 टर्म निकालने के लिए, तो हमने पीछू तो करिए दिया, इसको उल्टा घुमाइए दिया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि अब हमारा A का जो वैल्यू है वो 253 है, डी का वैल्यू अभी भी 5 ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है, जो रहता है शुरू में वही रहता है उल्टा करने के बाद भी। और अपने को निकालना है A20 का वैल्यू। तो A20 का वैल्यू निकालने के लिए जानते हैं A प्लस में 19D करना है, सिंपल। सॉरी अरे नहीं, A प्लस में 19D नहीं, हाँ ठीक, गलत थोड़ी कर रहा हूँ। A प्लस में n-1D करना रहता है, तो n-1 यानी कि 20-1 होगा 19D, सिंपल। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा A का वैल्यू 253 प्लस में 19 और मल्टीप्लाई में डी का वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से कितना, 253 प्लस में 19, 5 कितना होता है, 95 होता है। यहाँ पर 95 लिख लेता हूँ मैं। एक सेकेंड, एक गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, हाँ, जब रिवर्स करूँगा तो मेरा डी का वैल्यू चेंज होगा। वैल्यू क्या चेंज होगा कि ये मेरा अब उल्टा चल रहा है ना डी का वैल्यू। पहले अगर मेरा पॉजिटिव वाला था तो अब निगेटिव होगा। हाँ, ये चीज़ मैं गड़बड़ कर रहा था, तभी तो मैं सोची कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। रिवर्स जब हम लोग करते बेटा तो यहाँ पर हमारे पास ये बढ़ते क्रम में जा रहा था, अब ये घटते क्रम में आ गया। तो अब डी का वैल्यू 5 तो रहेगा, लेकिन पहले प्लस वाला जो 5 था अब वो -5 हो जाएगा। और क्यों हो रहा है वो भी मैं तुम लोग को रीज़न बता देता हूँ कि अब हम लोग डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम लोग इसमें से इसको माइनस करके ही निकालते हैं। तो अगर मैं 248 में से माइनस करूंगा 253 को तो मेरा 5 तो आएगा, लेकिन वो 5 किस में रहेगा, वो माइनस वाले में रहेगा, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। इसीलिए जब कभी रिवर्स करो तो जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ -5 रहता तो यहाँ पर +5 होता। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, निकाल करके दिखाना नहीं एग्जाम में, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको माइनस का 5 लिखूंगा, तो इस वजह से ये मेरा प्लस माइनस का 95 हो जाएगा। और जब मैं माइनस करूँगा तो ये मेरा निकल करके आ जाएगा 158, जब इसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पिछू से इस वाले एपी को अगर मैं पीछे साइड से अगर मैं 20th टर्म के पास पहुंचूंगा ना तो वो मेरा 158 होगा। और मैं इसीलिए यहीं पे पकड़ा कि गलती किसे हो रहा है, मेरे को पता कैसे चला, क्योंकि अगर मैं इसको +95 लिखता तो फिर वो तो नंबर बड़ा हो जाता है, यानी कि पीछे से 20 नंबर नहीं आता, वो और आगे चला जाता है। तो उसी में पकड़ लिया कि नहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ कि भैया जो पीछे से 20th टर्म होगा हमारे पास 20वां जो नंबर होगा वो हमारा इससे तो छोटा ही होगा, तो वो हमारा 158 होगा। तो ऐसे बनेगा 17th वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। बहुत थक गया हूँ मैं। अगर तुम लोगों को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है भाई तो एक छोटा सा मेरा काम करना, मेरे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। अपने ग्रुप में, क्लास के ग्रुप हो, स्कूल का ग्रुप हो, फ्रेंड का ग्रुप हो, जो भी ग्रुप हो उसमें डाल देना यार। थोड़ा सा बस सपोर्ट करो, बाकी तो मैं हूँ तुम लोग को टॉप कराने के लिए, टेंशन नहीं लेने का। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो 18th वाले में हमसे बोला जा रहा है कि द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी कि 4th वाला टर्म को और 8th वाले टर्म को जब प्लस करते हैं तो 24 आता है। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, यानी 6th वाले को और 10th वाले टर्म को जब सम करते हैं तो हमारा 44 आता है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी का शुरू का 3 टर्म बताइए, यानी A1, A2, A3 बताइए। यानी कुल मिलाकर के हमसे एपी ही पूछ दिया है। फर्स्ट 3 टर्म का मतलब कि सिंपल एपी पूछ दिया, जैसे 16th वाले में था ना एपी पूछा तो हमने शुरू के 3 टर्म बताए थे, बस वही चीज़ यहाँ पर कर दिया है। और दिया भी हिंट बहुत मज़ेदार है, बहुत ईजी हिंट दिया हुआ है। तुम लोग को लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन बहुत आसान है। और कॉपी में समझते हैं कैसे आसान है।
तो देखो सबसे पहले जब तुम लोग बोर्ड्स में क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें चीज़ों को डिटेल में लिखना पड़ता है। हम लोग भले जानते हैं कि पहले वाले टर्म को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, लेकिन बोर्ड्स एग्जाम में तुम लोग ए और डी ऐसे लिखना पड़ेगा कि मान लेते हैं पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस हमारा डी है। अब तुम लोग निकालो फोर्थ वाला टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ए प्लस में 3d होगा। और तुम लोग निकालो एट्थ वाला भी टर्म, तो ए8 का जो वैल्यू होगा वो हमारा ए प्लस में 7d हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग से क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो फोर्थ टर्म है और जो एट्थ टर्म है हमारे पास, यानी कि ए8 है, इनका जो सम निकल कर के आ रहा है वो 24 निकल कर के आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। इट मीन्स कि अगर मैं ए प्लस में 3d और ए प्लस में 7d अगर इनको आपस में ऐड करता हूँ तो मेरा 24 होगा, इस टाइप से क्वेश्चन में कहा गया था। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 7 और 3 10, तो ये हो जाएगा ए और ए 2 है ना, 2a प्लस में 10d इक्वल के उस साइड में हमारे पास 24। अभी इसको मैं इतना से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा कोई भी काम कभी भी छोटा होता हो ना तो मैं इसको मैं जल्दी से छोटा कर देता हूँ। छोटा क्यों करता हूँ, ताकि मेरा काम और ईजी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लूँगा, तो ये मेरा a प्लस में 5d हो जाएगा और इक्वल के उस साइड में 24 हो जाएगा। 2 को उधर भेजूँगा तो डिवाइड में चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो a प्लस में 5d की जो वैल्यू है यहाँ से वो 12 निकल करके आ जाएगी और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँगा। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहीं पर अपन बना लेते हैं, फिर इधर वाला जो पेज है उसका साइड में यूज़ कर लेंगे बाद में। नाउ अब अपने को क्या बोला गया था, 6th वाला टर्म और 10th वाला टर्म बोला था, तो मैं लिखूंगा कि भैया a6 जो है वो a प्लस 5d होगा, है ना, n-1d निकालेंगे तो n-1 यानी कि 5 आ जाएगा हमारे पास 6 - 1 करके। और उसी तरीके से जो हमारे पास a10 है वो हो जाएगा a प्लस में 9d। ओके, अब फिर से क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास अगेन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि a6 का और a10 का जो सम निकल कर के आ रहा है वो निकल कर के आ रहा है 44, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। यानी कि हमारे पास फिर से इनको जब मैं ऐड करूंगा तो मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, a और a मेरा 2a हो जाएगा और 9 और 5 हमारे पास 14d हो जाएगा इक्वल के उस साइड में 44 हो जाएगा। फिर से यहाँ से वही काम करता हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो ये मेरा a प्लस में 7d इक्वल के उस साइड में 44 है, तो यहाँ से 2 को ट्रांसफर कर दूंगा मैं, तो a प्लस में 7d का जो वैल्यू वो 22 निकल करके आ जाएगा। ये बन गया मेरा दूसरा इक्वेशन। यही बस काम था मेरे को, मेन 2 इक्वेशन बनाने थे। अगर इक्वेशन बना लिए तो तुम लोग ने शुरू से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा ही है। इस पूरे एक्सरसाइज में अगर हमारे पास 2 इक्वेशन बन रहे हैं तो हम वहाँ से a और d का वैल्यू आराम से निकाल ले रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर दूंगा इक्वेशन 1 को। और तुम लोग पता ही है कि जब एग्जाम में बनाओगे तो ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखोगे, पूरा डिटेल में लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो तुम्हारा ये हो जाएगा a प्लस में 7d इक्वल के साइड में 22 और a प्लस में 9d, नहीं कहाँ गया इक्वेशन, a प्लस में 5d था, 5d, a प्लस में 5d इक्वल के साइड में 12। माइनस करोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, 7 में से 5 माइनस हुआ तो 2d आ गया, 22 में से 12 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर से हमारा d की जो वैल्यू है वो निकल करके आ गई 5, d की वैल्यू 5 निकल करके आ गई। अब तुम लोग a की वैल्यू निकाल लो, वो कैसे निकालोगे भाई, तो यहाँ पर मैं यहीं पे निकालूँ, ऊपर में निकालता हूँ, बहुत जगह खाली है, सब जगह का यूज़ करेंगे, छोड़ेंगे नहीं साला एक जगह भी। तो यहाँ से मैं लिखूँगा कि d = 5 इन इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन प्यारा सा है, इक्वेशन नंबर 1 प्यारा है तो 1 में ही पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर से a प्लस में 5d है, यानी कि 5 × 5 इक्वल टू हो जाएगा 12, बचा है 25, उधर जा करके हो जाएगा माइनस में, तो a का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस में 25, तो a की जो वैल्यू है वो माइनस की 13 निकल करके आ गई। तो a का वैल्यू माइनस से 13 आ गया, इसका मतलब कि a1 का जो वैल्यू है वही माइनस का 13 है ना। पहला जो टर्म है उसको a भी लिखते हैं a1 भी लिखते हैं, दोनों होता है। दूसरा लो जो टर्म है जिसको अपन a2 बोलते हैं, उसके लिए अपन a1 में प्लस कर देते हैं d को, तो a1 हमारे पास माइनस का 13 है और d हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 8। उसी तरीके से अगर a3 निकालोगे थर्ड वाला टर्म, तो उसके लिए a2 प्लस में d कर दो, ये शॉर्टकट तरीका है, यही तरीका निकालो, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो a2 हमारे पास कितना है भैया, हमने देखा माइनस का 8 प्लस में 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला था ना फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3, खत्म आंसर। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। देखा, चलो कितना मजा आ रहा है बनाने में। गणित बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, जो तुम लोग बनाने सीखोगे ना, चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझ के बनाओगे तो बहुत मजा आता है। ये हो गया 18th। चलो भैया 19, 20 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद मेरी तो छुट्टी, तुम लोग अपना पढ़ते रहना, लेकिन ज़्यादा मत पढ़ना यार, एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक जरूर लेना। चलो 19 क्वेश्चन बनाते हैं अब। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है, भले वर्ड प्रॉब्लम बना के दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो तुमने शुरू में क्वेश्चन बनाया था ना इस एक्सरसाइज के, उसी टाइप से क्वेश्चन, बस वर्ड प्रॉब्लम दे दिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अरे दादा क्वेश्चन देखने से पहले तो मैं इसकी आंखें को देख रहा था, बहुत खतरनाक दिख रहा है इसकी आंखें। काहे किया भाई, ऐसा NCERT ने बच्चों को डराया है इस तरीके से, कोई बच्चा रात में देख ले तो नींद ना आए उसको।
हाँ, तो क्या है भैया क्वेश्चन, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। यानी कि सुब्बाराव जो है उन्होंने क्या किया, 1995 में काम स्टार्ट किया और उनकी जो सैलरी थी वो 5000 थी हर साल। ठीक है, शुरू में एवरी ईयर का जो सालाना पैकेज था वो 5000 रुपये का था और हर साल क्या हो रहा था, उनको 200 रुपये बढ़ते जा रहा था। यानी कि 1996 में 5200 हो जाएगा, फिर 1997 में 5400 हो जाएगा, ऐसे चल रहा था, हर बार 200 प्लस होते जा रहा था। तो मुझे पूछ रहा है कि कौन से ईयर में उनकी जो इनकम है ना वो 7000 होगी, कौन से ईयर में वो 7000 तक पहुँचेंगे। तो AP तो बहुत आसानी से बन गया। कैसे बने आसानी से, और कॉपी में समझा दूँ तुमको। तो देखो, जो चीज़ मैंने तुम लोग को समझाया वही चीज़ मैंने लिख लिया है कि 1995 में जो सैलरी थी वो 5000 थी, इंक्रीमेंट जो उनको मिल रहा है 200 रुपये का मिल रहा है हर साल। इन 1996 में 5200, 1997 में 5400 हो जाएगा। आधा इंग्लिश आधा हिंदी चलते रहता है मेरा, उसमें कन्फ्यूज नहीं होने का। ठीक है, यानी कि जो हमारा AP बन रहा है बबुआ, वो यहाँ से क्या बन जा रहा है, पहले तो 5000 होगा, फिर 5200 होगा, फिर हमारा 5400 होगा, उसी 5600, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। और एक समय आएगा जब जा करके वो 7000 पहुँचेंगे और 7000 के आगे भी जाएंगे, चिंता मत करो, उनका अभी वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, उनके साथ कोई हादसा नहीं हो रहा, टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ेगा। बस मैंने 7000 इसलिए लिख दिया क्योंकि हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि 7000 वो कब पहुँचेंगे। इसका मतलब कि हमारा A का वैल्यू है भैया 5000, हमारे पास D जो है कॉमन डिफरेंस वो है 200 रुपया, है ना, इसको माइनस करोगे हर बार 200 निकल रहा है, और जो AN का वैल्यू है वो है 7000। हमको यही बताना है कि जो AN 7000 है ना वो कौन से नंबर में पहुंचेगा, कौन से ईयर में पहुंचेगा। ठीक है, तो हाँ ना, ईयर पूछा था उसमें, हाँ, इन विच ईयर। तो यहाँ पर ईयर बताने के लिए हम लोग N का वैल्यू पहले निकालेंगे। देखो किस तरीके से, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर से ये हो जाएगा AN इक्वल टू A प्लस में N-1D। AN का वैल्यू हमारे पास 7000 रुपया है, A का वैल्यू 5000 रुपया है, ब्रैकेट में अब प्लस की साइन के साथ हो जाएगा N-1 और D जो है वो 200 हो जाएगा। इसको इधर लेकर के आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, 7000 में से 5000 माइनस होगा तो 2000 आएगा डायरेक्ट, इक्वल के साइड में N-1 और मल्टीप्लाई में 200 रुपया। अब ये 200 को इधर ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाई में 200, है ना, ये 2000 कहाँ से समझ में है ना, इसको इधर ला करके माइनस किया था मैं, N-1 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 धाम में हो गया हमारे पास 20। अब n की वैल्यू निकालने के लिए 1 को इधर ट्रांसफर करूँगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा 10 + 1, यानी कि n की जो वैल्यू वो 11 हो गई। यानी कि 11 साल के बाद उनका जो सैलरी होगा वो हो जाएगा 7000 रुपया। अब इसे तुम ऐसे लिखोगे स्टेटमेंट बना करके, आफ्टर 11 ईयर्स ही विल गेट ₹7000 पर ईयर। ठीक है, या फिर जो भी तुम लिखना चाहो। देखो मेरा स्टेटमेंट तुम जानते हो उल्टा सीधा रहता है, स्टेटमेंट तुम खुद से बनाना। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो सैलरी होगा 1995 में प्लस कर दो 11 ईयर्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन से ईयर में, 2006 में। यानी कि 2006 में जा करके 2006 में जा करके उनका सैलरी जो होगा वो हो जाएगा कितना, तो 7000 रुपया। बाकी स्टेटमेंट कैसे बनाना है तुम लोग जानो, कैसे लिखते हो तुम लोग, अंग्रेजी मीडियम वाले, मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, बस मेरी गणित अच्छी है इसलिए मैं तुम लोग गणित मजेदार तरीके से पढ़ाता हूँ। तो ये बन गया 19th क्वेश्चन। एक लास्ट बचा है रे, दाद थक गए हम तो। चलो बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन को और उसके बाद छुट्टी लेंगे। सो क्वेश्चन क्या है कि रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। यानी कि पहले हफ्ते में ₹5 जमा किए, अगले हफ्ते पति जी का पैकेट या फिर अपना सैलरी काट करके 1.75 रुपये और बचा लिए, और उसके बाद उनका जो अगला वीक का जो सेविंग होगा वो ₹6.75 हो जाएगा। फिर उसके बाद वैसे ही उसमें 1.75 हर हफ्ता वो 1.75 बढ़ाते जा रही है। ठीक है, अब बताइए कि इफ़ इन द nth वीक में हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, फाइंड द n। यानी कि वही चीज़ बोल रहा है जैसे यहाँ पर था ना कि 7000 जो है कब पहुँचेगा, वैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए कि कौन से हफ्ते में उसका जो सैलरी बोल रहा है सेविंग जो है वो ₹20.75 पहुँचेगा। कौन से हफ्ते में, पहला हफ्ता तो यहाँ पर ₹5 था, कौन सा हफ्ता आएगा जहाँ यहाँ पहुँचेगा। चलो भाई बनाते हैं, सेम टू सेम बनेगा, बस ये डेसिमल वाला है और कुछ नहीं है। डेसिमल वाले को थोड़ा सा स्लो बनाना, बहुत आराम से बनता है भी।
तो देखो जैसे कि मैंने बताया आपको, पहले हफ्ते में 5 रुपये बचा रही थी, अगले हफ्ते वो 1.75 और बचा लेगी, 5 में इसको प्लस कर दो तो 6.75 हो जाएगा। फिर तीसरे हफ्ते में फिर वो 6.75 जो है उसमें फिर से 1.75 और प्लस करेगी तो 8.50 हो जाएगा। इस तरीके से वो बचा रही है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि 20.75 उसका कब पहुँचेगा। तो हमने AP लिख लिया, लास्ट में 20.75 लिख लिया। यहाँ से A की वैल्यू तुम लोग को पता ही कि 5 है, D की वैल्यू भी तुमको पता है कि 1.75 भी आएगी, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो तो, और जो AN है वो हमारे पास है 20.75। तो यहाँ से हम लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। शुरू से पहले क्वेश्चन से ये फॉर्मूला का यूज़ हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन तक हो रहा है, इसीलिए बेटा फॉर्मूला बिल्कुल मत भूलना, रटवा दिया हूँ तुम लोग को मैं एकदम। नींद में भी पूछूँ ना कि बेटा कितना है फॉर्मूला बताओ AN का TN का, तो तुम लोग को एकदम नींद में ही बता देना है। ये हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस में N माइनस 1 और D का वैल्यू हमारे पास है 1.75। इस 5 को इधर ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 5 माइनस होगा तो हमारा हो जाएगा 15.75 डायरेक्ट एकदम। इक्वल को साइड में N माइनस 1 है, मल्टीप्लाई में 1.75 है, इसको इधर ले आता हूँ डिवाइड में हो जाएगा तो हो जाएगा 15.75, नीचे में हमारे पास 1.75 इक्वल को साइड में N माइनस 1। देखो डेसिमल भी बहुत प्यारा सा है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अपने दिमाग में ही दोनों में ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर दो? क्योंकि जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कट हो जाएगा, यानी कि डेसिमल बाहर चला जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होकर के। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1.75 और डिवाइड में 175। अगर तुम डेसिमल में कट करना नहीं चाहते हो तब ये काम करो, अदरवाइज तुम यहाँ पर भी डेसिमल में भी कट कर सकते हो। ठीक है, कभी भी अगर डेसिमल दोनों में बराबर बराबर हो ना तो डेसिमल को डायरेक्ट दिमाग से ही निकाल दिया करो। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई तो बस तुम लोग मैं बेसिक तरीका समझा रहा हूँ, बाकी एग्जाम में टाइम नहीं रहा तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देख रहे हो कि डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, डेसिमल से डेसिमल खत्म, खेल खत्म उसका। इन दोनों जो तुम कट करोगे बेटा ना, तो मैं डायरेक्ट तुम लोग को बता दे रहा हूँ कट करके, क्योंकि टाइम अब खत्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं थक भी गया हूँ। 9 तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा और यहाँ से तुम्हारा जो 9 इक्वल टू N माइनस 1 आया है, तो N की जो वैल्यू होगी वो 9 प्लस 1 होगी, यानी कि N की वैल्यू जो है वो 10 निकल के आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 10th वाले वीक में, 10th वीक में शी विल सेव कितना रुपया, तो ₹20.75। ई हो गया 20 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व। कुछ बोलना है क्या? कहाँ से बोलोगे यार, तुम लोग तो वीडियो देख रहे हो, कुछ बोलना है? मेरे क्लास में बच्चों से मैं जरूर पूछता हूँ हर क्वेश्चन के बाद, कुछ बोलना है तो बताओ भाई। चलो तुम लोग को अगर कुछ बोलना है तो कमेंट करके बताओ, नहीं भी बोलना है तो भी कमेंट करके बताओ। और एक काम जरूर करना, इतना मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इसका मुझे थोड़ा सा बेनिफिट दिलवा देना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। इसके नोट्स वगैरह तुम लोगों को जो मैंने इतने सारे बनाए हैं ना, वो तुम लोगों को टेलीग्राम पे मैं फ्री में दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में बस दिक्कत ये है कि अभी फ़िलहाल में PDF अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आया है, जब PDF का ऑप्शन आ जाएगा तो वहाँ भी मैं PDF अपलोड करूँगा, बाकी जो नॉर्मल चीज़ें वहाँ पर मैं अपलोड करते रहता हूँ। और क्या बताना था यार, हाँ इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो, अगर नहीं चलाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चलाते हो तो फिर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लो, उसमें टेस्ट होते रहते हैं रेगुलरली, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर जरूर करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बना सकूँ। थैंक यू वंस अगैन।